So hello guys, welcome back to my channel HK Official, and yes, today after a long time I am there with you with the last part of your discrete mathematics unit number 1, set theory and logic. So today we will try to cover it in this video, the complete concepts which are remaining, and I very much hope that you all have done with the lectures or the parts which I have uploaded earlier. Okay, so अगर आपने सब अच्छे से कर लिया है and everything is done, then you can follow up this video and you can means wind up your unit. Okay, and I am sure that you are there to join the telegram channel where you will get all notes. ठीक है, वहाँ पर आपको सारे हर सब्जेक्ट के बहुत ही अच्छे मैनर में सीक्वेंस में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे. एंड जिन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है, वेरी वेरी नाइस thing for you that I will be uploading many more short tricks and many more important things which are important for your paper as well as your programming related. and बहुत सारी चीज़ें उनके लिए एक्स्ट्रा होने वाली है. एंड एक और बहुत बड़ी मतलब अपडेट होगी उन लोगों के लिए जो लोग मतलब प्राइवेट चैनल को ज्वाइन करेंगे. एंड अगर आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन के अंदर गूगल फॉर्म की लिंक है, फिल दैट गूगल फॉर्म, वट एवर पेमेंट इज देयर कंप्लीटेड एंड प्रोसीड टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल. ठीक है, जैसे ही आपकी पेमेंट होगी ऑन द स्पॉट आपको उस चैनल में ऐड कर दिया जाएगा एंड वॉट एवर आर द फीचर्स आपको सब मिल जाएंगे. ठीक है, एंड यू विल बी कनेक्टेड 1-to-1 विथ मी. तो ये अपडेट मैंने दे दी फॉर योर नोट्स एंड आई नो हाउ मच इम्पॉर्टेंट द नोट्स आर फॉर यू ऑल गाइज एंड यू ऑल नो हाउ माई नोट्स आर. है ना, आपने फर्स्ट ईयर में मुझसे पढ़ा है एवरीथिंग, मेंबरशिप वगैरह भी अगर किसी ने ली होगी, और एल्स आई हैव गिवन नोट्स फ्री इन फर्स्ट सेमेस्टर. सो आई होप यू ऑल आर फेमिलियर विथ माई नोट्स एंड वट एवर आई एक्सप्लेन. ठीक है, तो एक्सप्लेन तो मैं कर ही रही हूँ. अब मैं यहाँ पर अगर ये एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इसके हैंड रिटन नोट्स मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास मेरी कंप्लीट बुक है. सो आई विल अपलोड दीज नोट्स ऑल्सो, दिस वाले नोट्स एंड ऑल्सो दिस नोटबुक्स नोट. तो अगर आपने प्लीज अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो फॉर योर काइंड सेक आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू कि अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है अपने इनसेम के अंदर और एंडसेम के अंदर, क्योंकि वी आर कवरिंग सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 बोथ. एंड अगर आपको बाद में भी ज्वाइन ही करना पड़ेगा, ऑफकोर्स नोट्स की जरूरत सबको है, तो आप पहले से ज्वाइन करे रहो तो आपको फायदा जो है एकदम स्टार्टिंग से मिलेगा, नाइदर देन इन मिड. ओके, तो दिस ऑल वाज अबाउट द नोट्स. नाउ कमिंग टू द टॉपिक, आई होप you all have done. Let's see what we have done in last lectures. We have started this set theory and logic. Okay, and देखो I will explain you something in Hindi, something in English, because see now you are in second year and you all have to learn English. Okay, speaking you all have to learn. So मैं अगर बोल रही हूँ तो थोड़ा बहुत अगर आपको समझ में आ रहा है, so that will go in your mind and that will come in onto your tongue also. ठीक है, क्योंकि अगर जो आप सुनते हो वही आप बोलते हो, so वही मैं बोलूँगी. try to speak in English with everyone or with anyone you like. ठीक है, so you have to make योर सेल्फ कॉन्फिडेंट. तो चलिए अब सेट थेरी एंड लॉजिक के अंदर सेट का डेफिनेशन, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको डेफिनेशंस ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डीएम के अंदर जो है ये डेफिनेशंस वगैरह पूछे जाते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मैंने आपको बताया, टाइप्स ऑफ सेट बहुत इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल सेट, सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट, नल, सबसेट, पावर सेट, डिसजॉइंट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, ओवरलैपिंग सेट. इफ एनीवन आस्क यू एनी ऑफ द डेफिनेशन एनी टाइम यू हैव टू नो विद एग्जाम्पल. ठीक है, मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा, फोकस्ड रहे होगे, सो आई होप यू ऑल विल रिमेंबर दैट. एंड दिस इज ऑपरेशन ऑन सेट्स. देन वेन डायग्राम, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वेन डायग्राम. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वेरी डीपली. देन कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, यही वाला टॉपिक जो है आगे आज हम पढ़ेंगे थेरी के अंदर, एंड वॉट एवर थेरीज आर देयर, प्रिंसिपल्स आर देयर अपॉन इट, एंड वेरी मच 101% क्वेश्चंस जो आने वाले हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम टुडे. सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. देन दिस सबसेट्स आई हैव टोल्ड यू अबाउट, देन काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट, देन सिमेट्रिक डिफरेंस. देखो अब इतना बड़ा टॉपिक है, आज का वीडियो होने के बाद यू विल गेट टू नो कि कितना बड़ा यूनिट है ये.
तो अगर आपको इसमें से भी बहुत ज़्यादा क्रिस्प, आपको एकदम शॉर्ट चीज़ें चाहिए, एंड शॉर्ट मतलब आपको टॉपिक्स चाहिए जो कि आ जाए एंड आप पास हो जाओ अपने डीएम के अंदर, सो प्लीज़ लेट मी नो एंड आई विल डू इट फॉर यू. लॉज ऑफ सेट थ्योरी विच ऑल वी हैव डिस्कस्ड, प्रॉपर्टीज, देन एग्जाम्पल्स, देन मैनी मोर. ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया हमारे लास्ट पार्ट्स के अंदर, एंड दिस इज द पार्ट विच वी आर गोइंग टू सी टुडे. सो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है. जिनको भी याद है वेरी वेरी गुड. अब भी मैं आपको वापस से बताती हूँ. बहुत सिंपल क्या है, अगर आपका कोई सेट है, उस सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही आपकी कार्डिनैलिटी होती है. वेरी सिंपल थिंग. अब आपको क्या है, आपको 3 थ्योरम है उसके ऊपर, एंड 3 में से एक थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई होप यू हैव रिकॉग्नाइज्ड इट, क्योंकि मैंने उसको अलग कलर में लिखा हुआ है, एंड डेफिनेटली वन क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम दिस प्रिंसिपल. ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन यू वेरी वेरी डीपली. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टीचिंग को. आज तो एडिशन प्रिंसिपल थ्योरम, ये जो है कार्डिनैलिटी ऑफ सेट की पहली थ्योरम है. बहुत ज़्यादा सिंपल थ्योरम है, लिखूंगी तो आप बोलोगे क्या चीज़ है, ये तो हमें पहले से पता थी. तो देखो एडिशन प्रिंसिपल थ्योरम में क्या होता है, लेट मी राइट, लेट ए एंड बी व्हाट, फाइनाइट सेट्स. फाइनाइट सेट्स. अब देखो जब भी हम कोई प्रिंसिपल, कोई भी थ्योरम की बात करते हैं, वी ऑलवेज डील विथ फाइनाइट सेट्स. व्हाट आर फाइनाइट सेट्स? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. फाइनाइट सेट्स आर द इज द सेट इन विच नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इन फाइनाइट. ओके, फाइनाइट आई एम टेलिंग, एंड लिमिटेड. ठीक है, जो कि काउंटेबल हो सकते हैं. सो दैट इज व्हाट फाइनाइट सेट. तो हमेशा अगर कोई भी ए एंड बी सेट अगर फाइनाइट सेट्स हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी जो होगा, ए यूनियन बी जो होगा वो सिंपली ए प्लस बी. और ये क्या है, अगर हम ऐसे मॉड में लिख रहे हैं तो वी कैन कॉल इट एज व्हाट, कार्डिनैलिटी. तो अगर कार्डिनैलिटी के अंदर ए यूनियन बी हमने लिया है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी. दिस इज द वेरी सिंपल थ्योरम ऑफ एडिशन प्रिंसिपल ऑफ कार्डिनैलिटी ऑफ सेट. आई होप समझ में आ गया होगा. ए यूनियन बी, देखो अगर एग्जाम्पल दूं, सपोज ए सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, बी सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी करके कोई भी अगर आपका नंबर आ रहा है, सपोज दोनों भी डिसजॉइंट सेट्स हैं, ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट है. इसका मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट का मतलब होता है कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है उनके अंदर, है ना. एवरी एलिमेंट इज डिफरेंट. तो अगर यूनियन करेंगे तो हर एलिमेंट डिफरेंट आएगा. तो अगर मैंने ए के अंदर 2 एलिमेंट बोले, बी के अंदर 3 एलिमेंट बोले, तो मेरे ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे, टोटल 5 एलिमेंट हो जाएंगे. कौन से क्या, ये अभी हमें नहीं देखना है. तो 5 हो जाएंगे. सो दैट विल बी व्हाट, कार्डिनैलिटी ऑफ सेट. अगर ये 5 हो गए तो आपका एडिशन के इक्वली आएंगे ना. ए में 2, बी में 3, 2 + 3 5, 2 + 3 5, यहां पर भी हो रहा है. सो दिस इज व्हाट एडिशन प्रिंसिपल थ्योरम. क्लियर. तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिखने की बात करूं, सपोज A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन डॉट 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 मॉड इज इक्वल टू A1 का मॉड, या फिर आप कार्डिनैलिटी कह सकते हो, प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ 2 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ A3 प्लस डॉट 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 डॉट. अब किसी के तो दिमाग में ये आया होगा कि मैंने अभी पहले बोला क्या, ए एंड बी भी फाइनाइट सेट्स है ना. ये क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में भी आया हो तो प्लीज लेट मी नो. ए एंड बी आपके फाइनाइट सेट्स हैं, तो मैंने यहाँ पर ये डॉट 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 लिख के क्या रिप्रेजेंट किया है, तो देखो ये मैंने बिल्कुल भी इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट नहीं किया है. ये मॉड के अंदर है, इसका मतलब दे विल बी हैविंग सम फाइनाइट वैल्यू, मे बी 100, मे बी 1000, मे बी 1 lakh, बट that is limited and that is finite which I can count. Okay, so that is all nothing but this theorem. ठीक है. सो एडिशन प्रिंसिपल थ्योरम तो बहुत ज़्यादा सिंपल निकली है ना. अब थ्योरम ये एक बेसिक थ्योरम है जो कि आपको याद रखनी है, कभी भी कहीं भी यूज हो सकती है, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ क्या, लेट ए बी अ फाइनाइट सेट. अभी मेरे पास 2 सेट हैं, उसमें से मैं बात कर रही हूँ ए की, जो कि एक फाइनाइट सेट होना जरूरी है, एंड बी एनी सेट, मे बी फाइनाइट, मे बी इनफाइनाइट, मे बी एनीथिंग. समझ में आ गया मैं क्या बात कर रही हूँ. ए जो है वो फाइनाइट होना चाहिए, बी कोई भी हुआ चलेगा.
ठीक है, तो उसमें मेरी कौन सी प्रॉपर्टी आती है, A माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए का कार्डिनैलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, लर्न करने का ट्राई करो कुछ प्रॉपर्टीज, क्योंकि याद रहना इज इम्पॉर्टेंट। ए माइनस बी मैंने आपको वेन डायग्राम से बताया होगा, एंड जिनको भी वेन डायग्राम अच्छे से समझ में आ गए होंगे उनके सामने क्लियर पिक्चर जो है आ गई होगी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी यानी कि बी के सारे एलिमेंट्स हमें छोड़ देने हैं, ए के एलिमेंट्स जितने बचते हैं दैट इज नथिंग बट ए माइनस बी। तो वही होता है, अगर कार्डिनैलिटी के सेंस में बात करें तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब सबको पता है, आई होप वेरी वेल कि सबको पता होगा। यूनियन का मतलब सबको पता होगा। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम अगेन in these small things. I am hoping that you all have seen the parts which I have uploaded earlier. Okay, चलो थ्योरम्स की बात हो गई। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। देखो ये दोनों में अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर है, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एकदम बच्चों वाली चीजें हैं दोनों भी थ्योरम्स, बट स्टिल अगर कोई डाउट है ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन इस वाले पे अच्छे से ध्यान देना। इस वाले पे क्यों अच्छे से ध्यान देना, देखो क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आएगा आपको 100%, एंड अगर आपने ये अटेंड नहीं किया तो एब्सोल्युटली आप अपने 5 और 6 मार्क्स जो है, जो भी 5 मार्क्स का यूजुअली क्वेश्चन आता है डीएम में, तो वो आप खो दोगे डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला ही नहीं समझा तो प्लीज फॉर्मूले पे फोकस करो। देन एग्जांपल तो मैं हूं ही आपको समझाने के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है, आई डोंट थिंक मतलब आई डोंट नो कि आपने अगर ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मैं एकदम स्क्रैच से आपको पढ़ाऊंगी एंड बिल्कुल ऐसे समझ के पढ़ाऊंगी कि आपको जीरो नॉलेज है इस चीज़ की। ठीक है, तो अगर आपके कॉलेज में समझ में आया है, नहीं आया, अगर आपने कहीं यूट्यूब पर देखा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा है, मे बी एनी ऑफ द केस आई विल बी टीचिंग यू दिस, एंड आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आई विल डेफिनेटली आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा एंड यू विल डू एवरी क्वेश्चन बाय योर ओन। ठीक है, सो फॉर दिस थिंग प्लीज लाइक कर दो वीडियो को अगर थोड़ा भी समझ में आ जाए तो। ठीक है, चलो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, तो चलो एक तो पहली बात, जैसे मैंने बोला, सबसे पहले हमें एक चीज कंसिडर करनी होती है, क्या, वही लेट ए एंड बी फाइनाइट सेट्स। लेट ए एंड बी फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स होंगे तभी जो चीजें मैं आगे लिखने वाली हूँ वो फॉलो होगी। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का जो फॉर्मूला बनता है वो कैसे बनता है, देखो टू द पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, आई एम नॉट गोइंग इन टू डीप बाय कि इंक्लूजन क्या है, एक्सक्लूजन क्या है, बिकॉज फॉर सॉल्विंग एग्जाम्पल्स, फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विच आर गोइंग टू कम इन योर पेपर, यू डोंट नीड दैट कॉन्सेप्ट। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला ही आना जरूरी है, एंड यस जो भी आपको लॉजिक लगेगा, जो भी आपको थिंकिंग लगेगी, आई विल टेल यू। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ते ही, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, तो एग्जाम्पल पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको फर्दर स्टेप क्या लेना है। ठीक है, फिर भी डिफिकल्टी है तो प्लीज कॉमेंट कर देना। चलो, लेट ए एंड बी फाइनाइट सेट्स, देन सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला बनता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन का, वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपको लिखना है कार्डिनैलिटी के मॉड्स के अंदर। ओके, देन ए यूनियन बी की बात होगी, ए यूनियन बी। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे बहुत ही ज्यादा सिंपल, ए की कार्डिनैलिटी प्लस बी की कार्डिनैलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यस, यू हर्ड राइट, ए यूनियन बी की अगर आपको कार्डिनैलिटी जाननी है तो ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये हो गई दो सेट्स की बात। ठीक है, दो सेट्स की बात। अब अगर आपके पास इफ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट्स, देखो अब आपको समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है। ठीक है, अभी तक तो आपने चलो ये समझ गया, अब इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना कैसे है एग्जैक्टली। तो सेकेंड आपको मैं फॉर्मूला बताती हूँ, जिसमें मेरे पास क्या है, 3 है, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 3 है, तो मैं कैसे लिखूंगी। ऑफ कोर्स आपको हमेशा यूनियन में ही इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाना है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरसेक्शन है एंड कार्डिनैलिटी देख ली ना तो जल्दी से ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज टोटली इनकरेक्ट। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी अगर आपका केस है तो क्या होगा, यहाँ पर ए की कार्डिनैलिटी
करेक्ट, बी की कार्डिनैलिटी करेक्ट, फिर सी भी बचता है, सी की भी कार्डिनैलिटी हो गया, इन सबको हमने प्लस कर दिया। अब हम माइनस करेंगे इंडिविजुअली, ठीक है, कैसे, देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन पहले मैंने बी के साथ कर लिया, अब माइनस ही कर रही हूँ, और ए का इंटरसेक्शन किसके साथ कर दे रही हूँ, सी के साथ कर दे रही हूँ। ए की बात हो गई, बी की बात, बी इंटरसेक्शन सी कर सकती हूँ मैं, बी इंटरसेक्शन सी कर दिया। अब माइनस क्या बचा, अब कुछ बचा क्या, नहीं बचा, राइट, क्योंकि मैं दो को और कहीं कंपेयर नहीं कर सकती। तो व्हाट आई विल डू, अब मेरे पास जो पूरा बचा हुआ है उस पूरे का मुझे इंटरसेक्शन लेना होगा। सो फॉर दैट पर्पस नाउ आई विल ऐड हियर एंड आई विल डू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो एक मिनट जरा अच्छे से ध्यान दे दो व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि देखो फॉर्मूला फ्रेम कैसे हो रहा है, क्या पैटर्न है फॉर्मूले का, तो ये देख लो। सबसे पहले तो आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड कर देना है, ठीक है, फोकस ऑन माय वर्ड्स, इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आपको ऐड कर देना है, फिर आपको डबल डबल एलिमेंट्स यानी कि कंपेयर ही करना है, लेकिन डबल डबल एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। आपको अल्टरनेट चलना है, पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, नॉट इन एवरी एलिमेंट बट येस इन द पैटर्न ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर एक एलिमेंट है तो ये पूरा मैंने प्लस प्लस में ले लिया, अब ये नेगेटिव में, मतलब ये डबल डबल आ गए, अब तो मैं नेगेटिव में ले लूंगी। अब यहाँ पर 3 आ गए तो मैं इसको ऐड कर दूंगी, 4 आते तो मैं माइनस कर देती, 5 आते तो फिर प्लस करती, 6 आते तो फिर माइनस करती। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ फॉर्मूला। I hope you have learnt it and have understood it। चलो एक और देख लें, एक और करते हैं, किसका, ए बी सी डी का कर लेते हैं। आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके एंड खुद करने का ट्राई करो, बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगा आपको। क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, देखो ए का कार्डिनैलिटी, फिर बी की कार्डिनैलिटी, फिर सी की कार्डिनैलिटी, फिर डी की कार्डिनैलिटी, सबको मैंने ऐड कर दिया। ओके, इसके बाद मैं करूंगी माइनस डबल डबल लेके, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन सी हो गया, फिर ए इंटरसेक्शन डी हो गया, तो ए की बात हो गई यहाँ पे, फिर माइनस करूंगी मैं क्योंकि अभी दो लोगों की एलिमेंट्स की बात खत्म नहीं हुई है। देन यहाँ पर मैं बी की बात करूंगी तो बी इंटरसेक्शन सी ले सकती हूँ, माइनस बी इंटरसेक्शन डी ले सकती हूँ, करेक्ट। देन माइनस सी से लूँ तो सी इंटरसेक्शन डी ले सकती हूँ, बस, है ना, डबल में मेरा काम खत्म हो गया। वापस से उनको ही रिलेशन में लाना इज नॉट द करेक्ट थिंग। चलो अब ये हो गया, अब मेरा माइनस वाला पार्ट हो गया, मुझे 3 का ग्रुप लेना है तो मैं प्लस करूंगी, क्लियर, प्लस क्या करूंगी मैं, 3 एलिमेंट्स उठाऊंगी तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, प्लस अब क्या बचता है, हम ऐसे भी ले सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, है ना, सी इंटरसेक्शन डी, और उसके बाद मैं प्लस कर सकती हूँ और ये भी लिख सकती हूँ ना, बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, और एक और लिख सकती हूँ प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी। समझ में आ रहा है कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। एंड मुझे लास्ट में पूरे का इंटरसेक्शन लेना होता है, तो जैसे कि अब यहाँ पर मेरा प्लस हुआ है तो नाउ माय टर्न इज फॉर माइनस, एंड यहाँ पर आ जाएगा इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, एंड दैट इज योर फॉर्मूला। सो यू हैव टू फ्रेम योर फॉर्मूला इन सच पैटर्न, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा हमने टाइम दे दिया बस फॉर्मूलाज ही समझने के अंदर, इतना टाइम इज नॉट एक्सपेक्टेड क्योंकि फॉर्मूला हम एग्जाम्पल्स देख लेंगे, ठीक है। अब चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गो ऑन टू दी एग्जाम्पल्स। एंड देखो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में आएंगे, तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ईजी है आपको स्कोर कर पाना। ओके, तो चलिए पहले लॉजिक बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या है क्वेश्चन। इन अ सर्वे 2000 पीपल वेयर cured if, or you can say cured if they read India Today और Business Times। तो प्लीज इसको टाइम समझ लेना, यहाँ पर मैं इसको गंदा करूंगी तो पेज गंदा लग जाएगा। सो Business Times इसको आप समझ लेना। It was found that 1200 read India Today, 900 read Business Times and 400 read both. How many read at least one magazine and how many read neither? कुछ समझ में आया आपको करना क्या है। देखो ये 6 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है, 6 मार्क्स। तो देखो बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सेट कंसीडर कर लेना है, ठीक है। तो लेट ए,
क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया कि दो मैगजीन्स की बात हो रही है, इंडिया टुडे और बिजनेस टाइम्स, है ना, जो कि कुछ लोग हैं, कुछ सेट ऑफ पीपल हैं जो कि पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं ए को बोल सकती हूँ सेट ऑफ पीपल, यस करेक्ट, सेट ऑफ पीपल हु रीड इंडिया टुडे, इंडिया टुडे, है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है। एंड दूसरा तो स्टेटमेंट आप सबको पता ही है क्या होगा, अब सेट ऑफ पीपल हु रीड बिजनेस टाइम्स, ठीक है, बिजनेस टाइम्स। तो हमने पहले सेट डिक्लेयर कर दिए, सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, सेट डिक्लेयर करना। उसके बाद अब आप आओगे वापस से फर्स्ट लाइन पे अपने क्वेश्चन के, एंड अगेन यू विल रीड नाउ। अब आप स्टेटमेंट वाइज चलोगे, कैसे चलोगे, देखो, इन अ सर्वे 2000 पीपल वेयर क्योर्ड, 2000 पीपल वेयर क्योर्ड, यानी कि टोटल 2000 बच्चों के आई एम टेलिंग पीपल की बात हो रही है ना, 2000 पीपल की बात हो रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, मेरा यूनिवर्सल सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो कितनी है, 2000 है। एम आई राइट, एम आई मेकिंग एनी लॉजिक टू यू? सो दिस इज वेरी सिंपल, सिंपली आपको बोला है 2000 पीपल की बात हो रही है, तो सिंपली आपको यूनिवर्सल सेट की कार्डिनैलिटी कंसिडर करनी है, नथिंग एल्स, ठीक है। एंड दिस विल बी वेरी फैमिलियर टू यू, जब आप आगे के और क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको एकदम बेसिक लगेगी ये चीज। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू मोर, ओके। अब सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, इफ दे रीड इंडिया टुडे और बिजनेस टाइम्स इट वॉज फाउंड दैट 1200 रीड इंडिया टुडे। अब मैंने इंडिया टुडे कौन से सेट ऑफ पीपल को बोला है, ए, तो मैं यहाँ पर ए की कार्डिनैलिटी लिख सकती हूँ, कितनी दी हुई है, 1200, वाई नॉट, एम आई करेक्ट, है ना। बस अब जैसे कि अब बिजनेस टाइम्स को कितने, देखो 900 रीड बिजनेस टाइम्स, बिजनेस टाइम्स को मैंने सेट अलॉट किया है बी, तो इसकी कार्डिनैलिटी मुझे मिल गई क्वेश्चन से 900, है ना। अब देखो 400 रीड बोथ, अब मुझे सेट के हिसाब से लॉजिक लगाना है, तो अगर 400 पीपल ऐसे हैं जो कि दोनों भी मैगजीन्स को रीड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यस यू आर करेक्ट, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, तो बस यही है 400, है ना, क्योंकि उन्होंने बोला है 400 रीड बोथ, ठीक है। एंड अगर आपने अभी तक सारे लेक्चर्स फॉलो किए हैं तो आपको ये चीज में बिल्कुल भी डाउट आना जरूरी नहीं है, ओके। चलो ना, इंटरसेक्शन बी की बात हो गई। अब क्वेश्चन है, हाउ मेनी रीड एटलीस्ट वन मैगजीन एंड हाउ मेनी रीड नाइदर, यानी कि बेसिकली हमसे दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं कि दो एटलीस्ट एक मैगजीन कितने लोग रीड कर रहे हैं, एंड कितने लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल मतलब पढ़ना इंटरेस्टेड नहीं है एंड बिल्कुल कोई मैगजीन को नहीं पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो चलो, अब इतना लिखने के बाद आपका स्टेप होता है, बाय प्रिंसिपल ऑफ inclusion, exclusion theorem. Yes, this statement also कैरीज मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा आपने कौन सी थ्योरम यूज करी है, एंड ही विल डेफिनेटली रिड्यूस योर मार्क्स, ठीक है। तो जैसे स्टेप मैं बता रही हूँ, इस स्टेप में आप लिखोगे तो 100% आपके कोई भी मार्क्स कट नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कितने सेट्स दिख रहे हैं, मुझे बताओ कितने सेट्स दिख रहे हैं, मुझे 2 सेट्स दिख रहे हैं ना, तो मेरे पास 2 सेट का फॉर्मूला है। अब मुझे क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी रीड एटलीस्ट वन मैगजीन, इसका मतलब एटलीस्ट वन मैगजीन का मतलब क्या होता है, मुझे क्या निकालना है, हाँ मुझे क्या निकालना है, एटलीस्ट वन मैगजीन, यानी कि एक तो पढ़ने ही चाहिए, है ना। 2 पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, वो उनको भी काउंट करेंगे, लेकिन एटलीस्ट एक पढ़ना चाहिए। इसका मतलब मैं ए यूनियन बी कर सकती हूँ, एंड जैसे कि मुझे काउंट बताना है तो मैं ले लूंगी कार्डिनैलिटी। I hope I am making sense, and this is the pattern which you have to find in first question, ठीक है। That is how many read at least one magazine. तो अब मैं second लिख देती हूँ कि how many read neither. नाइदर का मतलब क्या होता है, सिंपली मुझे क्या ले लेना होगा, जैसे कि मेरे पास यूनियन है, यूनिवर्सल है जिसकी कार्डिनैलिटी मेरे पास प्रेजेंट है, उसमें से मैं माइनस कर लूंगी जो लोग एटलीस्ट एक भी मैगजीन को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ए यूनियन बी आ जाएगा इधर,
एम आई करेक्ट? बस यही दो फॉर्मूलाज से, फॉर्मूलाज तो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन दिस इज द थिंग विच यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है? तो चलो, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कैसे निकालोगे? मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया, मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ए यूनियन बी, ए की कार्डिनलिटी, बी की कार्डिनलिटी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी, ठीक है? प्लीज थोड़ा सा फास्ट अप जाऊंगी, नहीं तो फिर वीडियो आपके लिए ही बड़ी हो जाएगी, क्योंकि कवर इसी वीडियो में करना है। तो ए बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? तो चलो, मेरे पास ए की भी वैल्यू है, बी की भी वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन बी की भी वैल्यू है, तो मुझे क्या करना होगा? बेसिकली सारी वैल्यूज को पुट करना होगा, करेक्ट? 1200 प्लस 900 माइनस ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 400। तो इसको आप अपनी कैलसी में कैलकुलेट करिए एंड द आंसर इज 1700, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? 1700 पीपल रीड एटलीस्ट वन मैगजीन, ठीक है? अब ये करेंगे तो देखो, ये वाली भी वैल्यू आपके पास प्रेजेंट है। टोटल कितने पीपल है? 2000 पीपल है। ए यूनियन बी में से मैं माइनस करूंगी तो मुझे मिल जाएगा कि कितने लोग बिल्कुल भी एक भी मैगजीन को रीड नहीं कर रहे हैं, है ना? तो ए यूनियन बी मेरे पास अभी अभी आया है 1700, है ना? यानी कि 2000 में से 1700 इतने लोग हैं जो कि कोई ना कोई एक तो मैगजीन को रीड कर रहे हैं ना। दोनों भी करते होंगे, हम एग्जैक्ट हैं क्या यहाँ पर? नहीं, हम एटलीस्ट वन मैगजीन की बात कर रहे हैं। तो 2000 पीपल में से 1700 पीपल ऐसे हैं आई एम वेरी सॉरी, 2000 में से 1700 लोग ऐसे हैं जिनमें जो कि एक ना एक मैगजीन को रीड कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं माइनस करूंगी तो 300, ठीक है? तो ये वो लोग हैं जो कि मतलब बिल्कुल भी रीड नहीं कर रहे हैं, ठीक है? सो आप कैसे लिखोगे? देखो, लास्ट का स्टेटमेंट आपको लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इट ऑल्सो कैरीज मार्क्स। सो आपको कैसे लिखना होगा? 1700 पीपल, 1700 पीपल। अब ये फर्स्ट है इसलिए मैं आपको सब कुछ लिख के दिखा रही हूँ, एंड नेक्स्ट टाइम से अब आप खुद लिखोगे, ठीक है? 1700 पीपल रीड एटलीस्ट वन मैगजीन एंड 300 रीड नाइदर, ठीक है? सो आई होप ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल लग गया होगा एंड अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो चलिए, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा अब भी। ओके, क्वेश्चन 2 है आपका, अमंग द इंटीजर्स 1 to 300 फाइंड हाउ मेनी आर नॉट डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5 बट ऑल्सो फाइंड ऑल्सो हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 7। पढ़ने के लिए कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन जैसे मैंने बोला, यू हैव टू फॉलो माई स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? सबसे पहले तो अब आपको असाइन कर देने हैं सेट्स, है ना? तो चलिए, लेट assign, I am totally using programming language today here। a क्या है? a आएगा आपका सेट ऑफ इंटीजर्स की बात हो रही है, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय, देखो ना क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में हमारे कितने देखो नंबर्स दिख रहे हैं, 3, 5 और 7, है ना? हाउ मेनी आर नॉट डिविजिबल बाय 3 नॉट बाय 5 बट फाइंड ऑल्सो हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 7, यानी कि 3, 5 और 7 इनके बारे में बात हो रही है बेसिकली। तो मेरा 3 सेट्स बन जाएंगे इस केस में। तो एक सेट होगा जिसमें सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 हो जाएंगे, बी में सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर डिविजिबल, प्लीज ऐसा मत करना अपने एग्जाम्स में, ओके? बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। B5, C सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। तो ये मैंने बना लिए अपने 3 सेट्स, ठीक है? अभी तक तो बहुत ज्यादा सिंपल होगा। अब क्या करना है? अब आपको देखो स्टेटमेंट रीड करना है, अमंग द इंटीजर्स 1 to 300, यानी कि समझ में आ गया कि क्या क्लिक हुआ अभी? यूनियन का मेरे यूनिवर्सल, यानी कि टोटल मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर? मेरे पास एलिमेंट्स होंगे 300, है ना? इतना तो इजी है। फाइंड हाउ मेनी आर नॉट डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5, फाइंड ऑल्सो हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 7। भाई ये क्या है? इसमें तो हमें कुछ दिया ही नहीं, A B C कुछ भी नहीं दिया। A इंटरसेक्शन B भी होता, A इंटरसेक्शन C होता, वैल्यू जैसे कि पहले क्वेश्चन में दी हुई थी हमें, है ना? ये वाली सारी वैल्यूज दी हुई थी। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा लॉजिक लगा लो।
थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, बाकी तो हुई मैं बताने के लिए, तो आई नो कि आप मेरा ही वेट करोगे। तो देख लो कैसे बनाओगे आप, एक ही जो आप कार्डिनैलिटी निकालोगे, कैसे निकालोगे, देखो एक बार में ही दिमाग में फिट कर लो ये चीज़, ठीक है। तो एक ही अगर कार्डिनैलिटी अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, तो देखो फॉर्मूला है ये, इस वाले एक ही निकाल रही हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3। कुछ समझ में आया। ये जो मेरा है ये क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ यूनिवर्सल सेट, यानी कि टोटल मेरे पास 300 है, यहाँ 300 आ जाएगा। ए के सेट में सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, यस दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब आपको देखो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/3 एंड दैट इज योर 100 एंड यस दैट इज योर वैल्यू फॉर कार्डिनैलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब मैं बी की बात करती हूँ, तो बी की बात अगेन वही होगी, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट आएगा, क्या है, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5, दैट इज द थिंग यू विच यू हैव टू कंसिडर। अब यहाँ पर एक चीज याद रखो कि यहाँ पर अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें तो करेक्टली डिविजिबल हो रहा है, लेकिन जहाँ पर जैसे कि थर्ड केस में अगर मैं बात करूँ, यूनियन यहाँ पर आ जाएगा डिविजिबल बाय 7, तो यहाँ पर 300/7, सो दिस विल नॉट कम इन कंप्लीट होल वैल्यू, आई थिंक सो। तो अगर ऐसे कोई भी वैल्यू एंड यू आर डूइंग सेट ऑपरेशन, सो प्लीज कंसिडर द होल नंबर ओनली, डोंट कंसिडर द डेसिमल्स आफ्टर इट। ओके, तो जैसे कि अगर मैं ये करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 42। ठीक है, तो ये मेरे पास कार्डिनैलिटी ऑफ ए आ गई, कार्डिनैलिटी ऑफ बी आ गई, कार्डिनैलिटी ऑफ सी आ गई। एक और चीज देखो, हाउ मेनी आर नॉट डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5, फाइंड ऑल्सो हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 7। तो एक चीज और हम जो है इसके अंदर निकाल सकते हैं, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये हमें लगेगी, है ना, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर हम बनाएंगे तो हमें ये चीज लगने वाली है। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर मैं क्या लिखूंगी, याद करो, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आप देखो कैसे लिखोगे, ये एक तो ऊपर आएगा आपका यूनियन, उसके बाद ए की और बी की बात हो रही है, ए और बी यानी कि ए कैरीज 3, बी कैरीज 5, तो डिविजिबल बाय 3 into 5। yes this is the format of writing this, and if you see अब u की वैल्यू आपकी है 300, यहाँ पर आ जाएगी 3 into 5, so यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 20। so this is for a intersection b। ओके, ऐसे ही आप बी इंटरसेक्शन सी निकाल सकते हो, ए इंटरसेक्शन सी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन अगर हमें लगाना है तो वी नीड दिस। ठीक है, तो ज़्यादा बिना फालतू में उसको बड़ा करने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसके नीचे आपको डेफिनेटली लिखना होगा क्या, बाय यूजिंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। प्लीज ऐसे मत लिखना, राइट फुल फॉर्म, अदरवाइज टीचर एग्जामिनर आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं देंगी। ओके, चलो यहाँ पर अब मैं यहाँ से लिख लेती हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आ रहा है आपका सोल्यूशन। चलो अब आपको क्या करना होगा, अब आपको देखो फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड हाउ मेनी आर नॉट डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5, यानी कि 3 और 5 दोनों से भी डिविजिबल नहीं चाहिए। ठीक है, 7 से चलेगा, लेकिन यार 3 से भी हुआ अकेला तो चलेगा, लेकिन 3 और 5, राइट, 3 और 5 नॉर बाय 5, 3 से भी नहीं चलेगा, 5 से भी नहीं चलेगा, दिस इज द केस। तो हमें क्या निकालना है, बेसिकली ए यूनियन बी का बार निकालना होगा। देखो समझो ये लॉजिक, जब तक ये समझोगे नहीं आपको एग्जाम में क्लिक नहीं होगा। आपको क्या बोला है, हाउ मेनी आर नॉट डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5, हमारा 3 है ए, 5 है बी, है ना। 3 से जितने एलिमेंट्स डिविजिबल हो रहे हैं वो है 3 ए के अंदर, और जितने भी 5 से हो रहे हैं वो है मेरे बी के अंदर। तो मैं ए और बी का यूनियन कर लूंगी, इसका मतलब मेरे पास आ जाएंगे 3 और 5 के वो एलिमेंट्स जो कि 3 और 5 दोनों से क्या हो रहे हैं, मे बी 3 मे बी 5 क्या हो रहे हैं, डिविजिबल हो रहे हैं। एंड जब मैं उसका बार लगा दूंगी, यानी कि मैं क्या ले रही हूँ उसका मतलब ऑफकोर्स उसका कॉम्प्लीमेंट, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे वो एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो ए यूनियन बी के बाहर है ना। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक, एंड इसी से आपको क्या मिल जाएगा, द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5। आई होप आई एम मेकिंग द सेंस। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू कैलकुलेट। सेकेंड चीज क्या आपको कैलकुलेट करनी होगी, देखो फाइंड हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 7, यानी कि 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, 7 से नहीं हो रहे हैं। तो 3 मेरा है ए और सी है 7 है सी।
तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा वेन डायग्राम्स के अंदर अगर आप जाओगे तो मैंने आपको एक चीज बताई हुई है क्या, देखो यहाँ पर अभी 3 और 7 यानी कि डिविजिबल बाय 3 से तो हो रहे हैं डिविजिबल, लेकिन 7 से नहीं हो रहे हैं। 3 यानी कि ए और 7 यानी कि सी, तो ए से हो रहे हैं, सी से नहीं हो रहे हैं, ए से हो रहे हैं, सी से नहीं हो रहे हैं। सो कैन आई मेक दिस सेंस? कैन आई मेक दिस सेंस? वेन डायग्राम अच्छे से पता होगा तो ये अब भी आपको क्लिक हो चुका होगा, है ना। तो a माइनस सी, दिस विल बी द लॉजिक फॉर व्हाट योर सेकेंड थिंग, क्योंकि a के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे वो सब आ जाएंगे, लेकिन c के अंदर जो कि कॉमन भी होंगे a के, वो नहीं आएंगे, है ना। c के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मे बी द कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम b, वो नहीं आएंगे। इसका मतलब जो मेरी कंडीशन है, आई एम फॉलोइंग दैट, क्या, डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 7, है ना। चलो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं। तो अगर मुझे पहला वाला सॉल्व करना है, ए यूनियन बी का मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले मुझे ए यूनियन बी भी तो पता होना चाहिए। तो भाई ए यूनियन बी आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिख दिया है हमने पहले, बाय यूजिंग इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनलिटी है सबकी, है ना। अब इन सबकी वैल्यूज हमारे पास प्रेजेंट है, बचा क्या काम, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, कैलकुलेटिंग एंड गिविंग द रिजल्ट, ठीक है। चलो ए है आपका 100, बी है आपका 60, माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्यों निकाला, अब समझ में आ गया। अब यहाँ पर है 20, तो 100 प्लस 60 आपका 160 माइनस 20 140 आ गया, 140 आ गया। सो ये आ गया 140, दिस इज नॉट द आंसर। अभी हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर रहे हो ए यूनियन बी को। यूनिवर्सल सेट है आपका 300 माइनस आपका ये है 140, तो क्लियरली आपके सामने आंसर है 160, एंड दिस इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 नॉर बाय 5। सो प्लीज मेंशन दैट स्टेटमेंट ओवर हियर, ओके। सो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, मेंशन कर देना है वो स्टेटमेंट। सेकेंड वाला मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है, a माइनस सी वाला। a माइनस सी, देखो इसके लिए अब भी आई थिंक मैंने आपको बताई थी क्या, प्रॉपर्टी। ओके, हियर इज द पेपर, यस दिस वाली थ्योरम, ठीक है। जो कि जिन लोगों ने ये इग्नोर मारा होगा उनके लिए मैं वापस बता दूं कि देखो हर चीज इंपॉर्टेंट है। वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग यू, आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद अ रीजन, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू एनी अदर थिंग विच ऑल योर I think all your teachers are explaining you. I know they are explaining you the concept, but yes, that concept is important. But the thing which you are going to write in exam, that is very very much important. So exam point of view से I am explaining you, and that is the thing कि ये वाली theorem देखो a minus b, जिसमें क्या concept use हुआ है, a की cardinality minus a intersection b। तो यहाँ पर मैं उसी का use करूँ, a की cardinality minus b की जगह यहाँ पर c है, तो यहाँ पर आ जाएगा a intersection c, and that is nothing but your formula, and from this you can कैलकुलेट a माइनस सी की कार्डिनलिटी। आई होप आई एम वेरी क्लियर। तो इसके लिए मुझे पहले a इंटरसेक्शन c जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे यहाँ पे किया था। तो देखो पहले यूनिवर्सल सेट आएगा एंड डिविजिबल बाय a एंड c, कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, डिविजिबल बाय 3 और 7, 3 और 7, a और c यानी 3 और 7, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा क्या, 3 इंटू 7, बस। तो यहाँ पर आएगा 300 है ना, 300 है अपॉन 3 इंटू 7, ये तो हो गया 100। यहाँ पर आ जाएगी आपकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर अगर आप ए इंटरसेक्शन सी करोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 14। डेसिमल बिल्कुल मत लो, डेसिमल बिल्कुल इग्नोर मारो। अब ये इंटरसेक्शन सी को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए माइनस सी की वैल्यू, ए की कार्डिनलिटी मुझे पता है दैट इज 100, माइनस ए इंटरसेक्शन सी भी मुझे पता चल गया दैट इज 14, एंड नाउ माई फाइनल आंसर इज 86, एंड 86 आर द इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 7, विच यू हैव टू मेंशन हियर इन देयरफॉर स्टेटमेंट। सो आई होप आई एम मेकिंग द सेंस, एंड आई होप आपको समझ में आ रहा है कि अब कहाँ कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है, कहाँ पे कैसा लॉजिक लगाना है। सेट की स्पेशलिटी यही है कि यू कांट rectify any of the thing, you have to know the logic behind it, and yes, this is only the thing which you are going to मतलब डू इन योर प्रोग्रामिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग के अंदर भी यही चीज है दैट यू हैव टू बिल्ड अप योर लॉजिक, विदाउट योर लॉजिक नॉट एन एडिशन प्रोग्राम इज ऑल्सो गोइंग टू रन, ठीक है। तो बस यही चीज मुझे आपको दिखानी थी। चलो क्वेश्चन 3 है आपका ये, how many integers from 1 to 1000 are divisible by 2, 3, 5 और 7। अब यहाँ पर देखो
है लेंदी है ना क्वेश्चन, देखने से नजर आ रहा है, देखने में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे ना, जब आप सॉल्व करने जाओगे तो देखो आपको ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, ये इतना बड़ा वाला फॉर्मूला लगने वाला है। इतने बड़े वाले फॉर्मूले को आपको कैसे यूज़ करना होगा, डेफिनेटली आपको हर एलिमेंट की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो देखो बिल्कुल भी इसको हार्ड मत समझना, अगर आपने अभी तक ध्यान दिया है तो ये वाला आपको सुपर इजी जाएगा, हाथ के मार्क्स आई एम टेलिंग यू, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। जस्ट यू हैव टू यूज द फेच द डेटा विच इज़ देयर इन योर क्वेश्चन एंड यू हैव टू राइट ओवर हियर। चलो मैं बताती हूँ, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं ये वाले क्वेश्चन को। क्या है, हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 आर डिविजिबल बाय 2, 3, 5 और 7। तो मैं पहले बना लेती हूँ लेट ए। अब देखो वो सारे सेंटेंसेस अब आप लिखो। मेरे पास देखो, मेरे पास ये कंप्लीट मेरे पास नोट्स हैं, सब कंप्लीट नोट्स हैं। अब देखो मैं यहाँ पर वीडियो में आई कैन एक्सप्लेन यू 3, 4 मोर अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाऊँ तो मैं एक टॉपिक के 5 क्वेश्चन पढ़ा सकती हूँ, है ना। उससे ज़्यादा अगर मैं पढ़ाऊँगी तो ऑफकोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा एक यूनिट को कवर करना, है ना, गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। तो ये सारे नोट्स इसमें मैंने मोर देन मतलब आपको 9-10 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, एंड दोज आर ऑल PYQs, ठीक है। एंड दीज आर द नोट्स विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू इन माई नोट्स चैनल, ठीक है। तो प्लीज़ आपको अगर ये हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए, एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चंस चाहिए जो कि मैं वीडियो के अंदर नहीं ले रही हूँ, तो वो सारे लेक्चर्स के लिए, वो सारे नोट्स के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू fill the Google form which is right there in your description, and then you have to join the private channel where you will get all of the notes in very very nominal cost, ठीक है। आप बिल्कुल भी अब ऐसा मत सोचो कि भाई नोट्स के लिए इतने पैसे क्यों दे। देखो मैं आपको लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्री में दे रही हूँ, क्या बहुत ज़्यादा की बात क्या है, एकदम फ्री में दे रही हूँ। दैट इज़ राइटली अवेलेबल इन योर यूट्यूब। सो फॉर नोट्स यू डोंट हैव टू हेजिटेट, एंड द नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो दैट इज़ नाउ completely your decision whether you have to purchase them or not, but that is very important for you all. ज़्यादा नहीं बोलूँगी, जिनको लेना होगा दे विल टेक, एंड नहीं जिनको नहीं लेना होगा उनको मैं कितना भी बोलूँ दे विल नॉट टेक। तो चलिए अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पर आपको सब लिख देना है, क्या, लेट ए बी द सेट ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय, ओके डिविजिबल, यस डिविजिबल बाय 2, है ना, डिविजिबल बाय 2। बी में आ जाएंगे आपके सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। देख लो यहाँ पर हमें 4 सेट्स बनाने होंगे, है ना। सी आपका आएगा सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। डी आएगा आपका सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। सो नाउ वी हैव डिक्लेयर्ड ऑल द सेट्स A B C D। अब आपको यहाँ पे से समझ में आ गया होगा हाउ मेनी इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। 1 to 1000 का मतलब होता है आपको यूनिवर्सल सेट का जो नंबर है वो दे दिया है कितने, आपके 1000। क्लियर है, यहाँ तक तो सब लोग आ गए होंगे। अब जल्दी से अब हम क्या निकाल लेते हैं, ए की कार्डिनैलिटी, बी की, सी की, डी की कार्डिनैलिटी। उससे पहले मैं अगर आपको फॉर्मूला बता दूं जो हमें यूज़ करना है, तो आप बहुत ज़्यादा सिंपली तरीके से निकाल पाओगे, है ना, हर चीज़ को। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। हमें यहाँ पे लिखना है बाय इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, प्लीज राइट फुल फॉर्म, ठीक है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आपको क्या निकालना है, 4 सेट हैं तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी निकालना है। फॉर्मूला लिख दूं, वो सारी वैल्यूज आप जल्दी से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो। मे बी आपके पास रफ बुक हो, मे बी आपके पास खाली पेंसिल हो, आप वॉल पे लिखो, कहीं पे भी लिखो, लेकिन प्लीज सॉल्व दिस थिंग, ठीक है। बी की आपके पास है, देन सी आएगा, देन डी आएगा, ठीक है। तो ये चारों के हो गए। नाउ आई विल टेक 2 का, तो यहाँ पर आएगा माइनस, है ना, क्योंकि मेरी जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन डी। तो ए वाली हो गई वैल्यूज। अब माइनस बी के ऊपर आ जाते हैं, बी इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन डी, दिस इज प्लस आपको ठीक, प्लस नहीं आएगा, माइनस ही आएगा, स्टिल बी इंटरसेक्शन डी हो गया, एंड देन सी इंटरसेक्शन डी। अब प्लस आएगा क्योंकि नाउ आई एम चेंजिंग माई पैटर्न टू 3। यहाँ पर आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, है ना। आई एम डूइंग राइट, चेक प्लीज चेक। बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, एंड माइनस में आपके जो है चारों आ जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी
प्लीज़ यहाँ पर थोड़ी सी जगह की कमी है, तो डू इट योरसेल्फ। अब आपको क्या करना है, ये सारे एलिमेंट्स की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा सिंपल वैल्यूज आएंगी, आपको उनको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ स्टार्टिंग की। देखो ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, वही तरीका है, यूनियन का जो भी कार्डिनैलिटी है वो, और आपका यहाँ पर ए आ जाएगा। ए की क्या है आपका 2 है ना, तो 2 आ जाएगा। तो सिंपली आपका ये यूनियन है 1000 और नीचे है 2, क्या आएगा आंसर, डेफिनेटली 500। वैसे ही आप बी की निकाल लो, बी की आएगी 1000। देखो ये वाला लिखना जरूरी है, ठीक है, इसी पैटर्न में आप लिखो, बिल्कुल भी एकदम शॉर्टकट मारने की जरूरत नहीं है, फिर मार्क्स भी आपको शॉर्टकट में मिल जाएंगे। तो 1000 एंड देन आपको बी में लिखना होगा 3, क्योंकि बी क्या है, डिविजिबल बाय 3 वाला कॉन्सेप्ट है। एंड अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली आपको डेसिमल में वैल्यू मिलेगी, बट राइट ओनली द होल वैल्यू। सी में आएगा आपका 1000/5, यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या आ जाएगा इसका 200 आ जाएगा, राइट। डी की वैल्यू अब आप खुद करो, मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रही हूँ, तो डी की वैल्यू आपको आएगी 142। अब आपको निकालना होगा, देखो मैंने ये चारों वैल्यूज निकाल ली है ना, देखो ये चारों वैल्यूज निकाल ली, अब मुझे ये वाली वैल्यूज निकालनी है। तो अभी इसका भी कॉन्सेप्ट आपको पता है, कैसे निकालोगे ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को आप निकालोगे ऐसे, है ना। यहाँ पर आएगा ये ए और बी, यानी कि 2 और 3 से बात हो रही है, तो 2 और 3, एंड यहाँ पर ये है 1000, नीचे आएगा 2 और 3, सो दिस विल कम एज 166। ठीक है, प्लीज कैलकुलेट करके चेक करना। एंड वैसे ही आप निकालूंगी मैं इंटरसेक्शन सी। नाउ आई एम नॉट राइटिंग ऑल ऑफ द थिंग, आई एम जस्ट राइटिंग द वैल्यू। यू हैव टू क्रॉस चेक विद योर कैलकुलेशन, प्लीज डू द कैलकुलेशन। अगर आप अब भी नहीं लोगे ना अपना इनिशिएटिव सॉल्व करने का, तो एग्जाम में बिल्कुल भी आपको नहीं आएगा, तो प्लीज प्लीज टेक योर इनिशिएटिव। इंटरसेक्शन सी यानी कि आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 100, क्या आएगा 1000/2 × 5 आएगा ना। सिंपल आइडिया है यार, एक बार समझ में आ गया कि कौन से सेट में क्या डिविजिबिलिटी है, आपको डायरेक्टली आंसर आने लग जाते हैं। देन बी इंटरसेक्शन सी की बात हो रही है, तो आपको आएगा 66। देन ए इंटरसेक्शन डी की बात हो रही है, देन यू विल गेट 71। कैसे कर रही हूँ समझ में आ रहा है ना। प्लीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो रिवाइंड करके देखो कि मैंने ये लास्ट लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये कैसे किया यार। मैंने ऊपर लिया ये, एंड देन 2 × 3 यानी ए और बी की डिविजिबिलिटी, 2 × 3 की डिविजिबिलिटी। वैसे यहाँ पर ए × सी यानी कि 2 × 5 की डिविजिबिलिटी है ना। बस इतना ही किया और कुछ भी नहीं। देन यहाँ पर मैं लिख देती हूँ किसके लिए, नाउ आई विल कम हियर, ठीक है, लाइन मार दूं यहाँ पे, देन आपको थोड़ा सा अच्छा से समझ में आ जाएगा। ओके, ए इंटरसेक्शन डी की बात हो गई। नाउ यहाँ पर आएगा बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, बी इंटरसेक्शन डी यानी कि 47 वैल्यू आएगी 1000/3 × 7। ओके, प्लीज डू इन दैट मैनर, ये कार्डिनैलिटी है। फिर बचा सी इंटरसेक्शन डी, तो उसकी वैल्यू आएगी 28। नाउ यू हैव टू डू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अगर जो लोग इसके लिए रुके हैं कि कैसे करना है, तो ऐसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। 1000 ए बी सी यानी 2 3 5, 2 × 3 × 5 कैलसी में डालो, यू विल गेट वट एवर द होल वैल्यू में बी, दैट इज योर 33। देन ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यू विल गेट 14। Then B intersection C intersection D, you will get 9, and also A intersection B intersection D, you will get 23, and for the last thing that is A intersection B intersection C intersection D, you will get 4. ठीक है, अगर ये सारी वैल्यूज आ गई हैं तो प्लीज़ ये सारी वैल्यूज़ को ये वाले जो फॉर्मूला है इसके अंदर पुट करना, ठीक है, पुट करना, एंड देन यू विल गेट डायरेक्ट आंसर। आई एम गिविंग यू डायरेक्ट आंसर हियर। देखो क्योंकि प्लस माइनस का है यार, प्लस माइनस की चीज़ें भी मैं आपको नहीं सिखा सकती अब, तो सिंपली आपको आंसर आ जाएगा 772। यही आंसर आया है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपका आंसर आया है, ठीक है, एंड दैट इज़ योर थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन इज देयर, दैट इज देयर आर 20,000 पीपल लिविंग इन पार्क स्ट्रीट कोलकाता, आउट ऑफ देम 9,000 सब्सक्राइब्ड स्टार प्लस, 12,000 सब्सक्राइब्ड जी टीवी, 4,000 सब्सक्राइब्ड टू बोथ, हाउ मेनी डू नॉट सब्सक्राइब टू एनी ऑफ द 2। So this will be your homework guys, प्लीज अच्छे से सॉल्व करना। 3 क्वेश्चंस मैंने बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 48 मिनट से ऊपर टाइम चला गया है, एंड आपको मैंने बताया है करके सब कुछ, तो ये आपको कर लेना है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, एक चीज़ मैं हेल्प कर देती हूँ कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। तो आपको कैलकुलेट करना है हाउ मैनी डू नॉट सब्सक्राइब टू एनी ऑफ द 2। इसका मतलब आपको ए यूनियन बी बार जो है वो कैलकुलेट करना है। एंड अभी तो सबको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या करनी होगी। बहुत ज़्यादा सिंपल
सिंपल वाला क्वेश्चन है ये, एंड आपको ये नहीं आया तो भाई आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर इंक्लूजन एक्सक्लूजन आप रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। सो दैट इज द थिंग एंड दिस इज द आई एम टेलिंग यू कि हमारा जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला जो भी है वो खत्म हो चुका है। यहाँ तक सारे क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे, तो टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, एंड द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस नाउ, ओके। सो नाउ आपने ओके मैं पेज पढ़ दिया यहाँ पर। नाउ यू हैव टू डू मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। सबने सुन लिया होगा ये टॉपिक तो कॉलेज में कि हर बार आता है, हार्ड है एंड ऐसा ऐसा, तो हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं, अगर ऐसा सुना है तो बिल्कुल भी गलत है, ओके। मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है एंड बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है। डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आएगा इसका, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, स्किप वगैरह करके जा रहे हो, तो डीएमएस स्कोरिंग बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा 3 स्टेप में आपका आंसर है इसका, 3 स्टेप में आपका आंसर है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। कैसे करोगे, देखो मैथमेटिकल इंडक्शन नाम थोड़ा सा हाई-फाई है, काम बहुत ज़्यादा सिंपल है। 2 स्टेप तो ऐसे हैं कि बच्चे भी कर लेंगे, सिर्फ आपको 3rd स्टेप पे थोड़ा सा ध्यान देना है। आई एम टेलिंग थोड़ा सा ध्यान देना है। चलो आ जाते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर। लेट पी ऑफ एन बी ए स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एन नेचुरल नंबर्स। अगर पी ऑफ एन कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है जो कि आपके एन नेचुरल नंबर से डील कर रहा है ना, एकदम बेसिकली 1 2 3 फाइनाइट की बात नहीं होगी इसमें, इनफाइनाइट की बात होगी या फिर एन नंबर्स ऑफ थिंग्स की बात होगी, है ना। तो स्टेप 1 आपका होता है बेसिक ऑफ इंडक्शन। अभी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन जैसे ही फर्स्ट आपका एग्जाम्पल सॉल्व होगा यू विल बी सेइंग लाइक शिट आई वाज डूइंग फॉर दिस, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल था। चलो इसमें बेसिक ऑफ इंडक्शन फर्स्ट स्टेप का नाम है, देन सेकेंड स्टेप का नाम है आपका हाइपोथेसिस एंड देन थर्ड स्टेटमेंट का नाम है आपका इंडक्शन, ठीक है। तो बेसिक ऑफ इंडक्शन, basis of induction, hypothesis and induction. So these are all the basic 3 steps which you have to follow in each of the question of mathematical induction. May be very easy or may be very hard, only these 3 steps are there which are going to solve it. तो प्लीज़ अभी ये वाला अगर आपको टॉपिक स्टार्ट करना है तो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके पानी वगैरह पी लो, यू कैन टेक समवॉट पॉज ऑफ 5 to 10 minutes एंड देन यू कैन कम, ठीक है। मुझे तो पॉज नहीं लेना होगा, मुझे एक्सप्लेन करना है आपको, तो चलिए आई विल डू इट फॉर यू। बेसिस ऑफ इंडक्शन, हाइपोथेसिस एंड इंडक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट। हो गया होगा अगर आपका सब फ्रेश वगैरह हो ना, तो आपको क्या करना है। बेसिस ऑफ इंडक्शन में यू हैव to prove P of n is true. P of n is true. Then hypothesis के अंदर आपको क्या करना है, hypothesis के अंदर आपने यहाँ पे जो n कंसीडर किया है, सिर्फ यहाँ पर आपको अज्यूम कर देना है n क्या है, k है। एंड जैसे कि ऊपर वाले स्टेप में P of n ट्रू था, वैसे ही P of k भी ट्रू है ना। बच्चों वाली बात है, ये वाला स्टेप तो बिल्कुल ही मतलब समझ में नहीं आता क्यों इन्वेंट किया है। चलो ठीक है, P of k इज ट्रू। इंडक्शन में आपको क्या करना है, अब यहाँ पर n इक्वल टू k आपने समझा, अब आपको n को समझ लेना है k+1, इसमें आपको k+1 समझ लेना है। एंड देन यू हैव टू नाउ इन दिस यू हैव टू प्रूव कि P of k+1 इज ट्रू, लेकिन ये ट्रू के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर कुछ प्रूविंग की जरूरत नहीं थी, जस्ट आप रेफरेंस ले सकते हो स्टेप 1 से एंड यू कैन से दैट एज P of n is true, P of k is also true, but for P of k+1 to be true you have to prove it, and that is nothing but step 3 where you have to show some of your logic, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट मैथमेटिकल इंडक्शन। आई डोंट थिंक सो इतना सिंपल अगर किसी ने बताया हो आपको, ठीक है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सबसे इजी वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है। यस, बहुत बार आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेगा ये वाला क्वेश्चन। होप सो आपकी यूनिट टेस्ट में भी आ जाए, क्योंकि यूनिट टेस्ट में ऑफ कोर्स बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, 1 + 2 + 3 + ... n इक्वल टू n of n + 1/2 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स ऑफ n। तो ये हमें प्रूव करना है, ये जो स्टेटमेंट है हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट स्टेप 1। देखो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही लिखो। स्टेप 1 मैंने क्या बताया आपको, बेसिस ऑफ इंडक्शन। सो बेसिस ऑफ इंडक्शन, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप सिंपली यहाँ पर जो n है आपका, n को आप कंसिडर करोगे 1। प्लीज फोकस, हाँ मैंने आपको पॉज लेने इसीलिए कहा कि आप थोड़ा सा फोकस करो। तो यहाँ पर आप फोकस क्या करना है, जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज n को आपको कंसिडर कर लेना है 1।
आप n को जैसे ही 1 कंसीडर करोगे, अब देखो यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर मारो एंड जितना n वाले टर्म्स है उस पर फोकस करो। तो जितने n वाले टर्म्स है उनको मैंने n को 1 कंसीडर किया है, तो n वाले टर्म्स में अगर मैं 1 पुट करके देखूँ तो देखते हैं क्या आंसर आता है। प्लीज इग्नोर दिस न्यूमेरिक वैल्यू। सिंपली मुझे यहाँ पर n नजर आ रहा है तो मैं n की जगह 1 पुट कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे n नजर आ रहा है तो मैं 1 पुट कर रही हूँ। ब्रैकेट में मुझे n नजर आ रहा है, मैं वहां पे 1 पुट कर रही हूँ। +1 एज इट इज लिख दिया मैंने यहाँ पर एंड नीचे 2 एज इट इज लिख दिया मैंने। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू 1 ऑफ 2/2 है ना, 1 + 2 2 हो जाता है एंड ये 2 कैंसिल हो गया भाई, प्रूफ हो गया 1 इक्वल टू 1। देयरफॉर P ऑफ n इज ट्रू। This is nothing but your first step. This is nothing but your first step and your first step ends over here. Is it very simple? Just show your LHS equal to RHS and this will be true. है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है। चलो अब स्टेप 2 पे आ जाते हैं। स्टेप 2 तो सबसे भयानक वाला इजी है। हाइपोथेसिस। सेकेंड स्टेप में आएगा क्या आपको, हाइपोथेसिस। तो मैंने क्या बोला आपको, हाइपोथेसिस के अंदर आपको n इक्वल टू के कंसिडर करना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, लेट n इज इक्वल टू के। हर स्टेप में आपको n को कुछ ना कुछ कंसिडर करना है। यहाँ पर 1 कंसिडर करना है, यहाँ पे k कंसिडर करना है, सेकेंड थर्ड में k + 1 कंसिडर करना है। चलो यहाँ पर हाइपोथेसिस लेट n इक्वल टू के हो गया। अब मैं क्या करूंगी, देखो जैसे कि मैं बोला ना मैंने कि ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है इसको आपको टोटली इग्नोर मारना है जब आप n से डील कर रहे हो। तो जैसे कि यहाँ पर n है तो मैं यहाँ पर n में पुट कर दूंगी k। यहाँ पर n है तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी k। यहाँ पर n है, यहाँ पे पुट कर दूंगी k + 1/2 है ना। सिंपली मैंने n की जगह k पुट कर दिया एंड दिस इज द थिंग। अब आपको यहाँ पर लिखना है एज P ऑफ n इज ट्रू, as P of n is true, P of k is also true. This is nothing but your step 2. अब आपको थोड़ा सा फोकस करना है एंड यू हैव टू डू स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3 में देखो क्या करोगे। स्टेप 3 इज योर इंडक्शन। स्टेप 3 इज योर इंडक्शन। इसके अंदर आपको क्या करना होगा, n को डेफिनेटली k + 1 कंसीडर करना होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो आप। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे दो। तो अब देखो जैसे कि अब यहाँ पर हमने इसको कंसीडर किया P ऑफ n, यहाँ पर कंसीडर किया P ऑफ k। अब मुझे यहाँ पर, ठीक है, ये P ऑफ k था, ये P ऑफ n था, अब ये होगा P ऑफ k + 1, P ऑफ k + 1। तो अब डेफिनेटली अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, आपको कैसे करना होगा। देखो यहाँ पर क्या है, 1 + 2 + 3 +... यहाँ पर क्या है, n है। यहाँ पर क्या है, n है। अब डेफिनेटली जो कि सिर्फ ऊपर से ये मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ के जाएंगे वो डेफिनेटली यहाँ पर मिस्टेक करेंगे, जो कि अभी आपके दिमाग में आई होगी। n को k + 1 पुट कर दो। n को k + 1 पुट कर देना इज वेरी इनकरेक्ट वे एंड दैट विल बी रॉन्ग। क्या करना होगा मैम, फिर इसके लिए इसको आपको पुट करना होगा प्लस। पहले हमने क्या कंसिडर किया था, k। पहले हमने क्या कंसीडर किया था, k कंसीडर किया था। तो पहले आपको लिखना है k, फिर प्लस करके आपको लिखना है k + 1। समझ में आया, पहले जो आपने कंसीडर किया था वो लिखना है, उसके बाद प्लस करके आपको वो लिख देना है जो कि अब आपने कंसीडर किया है। ठीक है, अब इसके बाद ये सिर्फ LHS में करना है। ठीक है, प्लीज फोकस ऑन माय वर्ड्स, ये सिर्फ आपको LHS में करना है। RHS में डायरेक्टली आपको वैल्यू क्या पुट करनी है, k + 1 k + 1 n की जगह। तो देखो n जो है वो यहाँ पर आ जाएगा k + 1। अब बड़े वाले ब्रैकेट में ये वाला n जो है ये वाला आ जाएगा k + 1 और ये वाला +1 बाहर एंड नीचे आ जाएगा 2। तो सिर्फ ये वाला जो है मैंने इसको k + 1 के हिसाब से ट्रीट किया है यहाँ पे, है ना, सिंपल है। अब देखो अब आपको क्या करना है। ठीक है, थोड़ा सा फोकस करके चलना। अब ये है आपकी LHS एंड ये है आपकी RHS। यू हैव टू प्रूव LHS इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, LHS उठा लेती हूँ। LHS की जो भी वैल्यू आएगी आई विल ट्राई टू फिक्स इट विथ RHS। ठीक है, तो मेरा LHS क्या है, देखो 1 + 2 + 3 प्लस k + 1 है ना। ये है आपका क्या, LHS है ना। अब याद करो हमने स्टेप 2 में कुछ करा था। स्टेप 2 में ये देखो अब आपने क्या किया, ये देखो मैंने यहाँ से लिखा ना कि, अब देखो अगर मैं ये पिछली वाली चीजें एज इट इज लिख दूं, +3 + 2 + 1, तो ये क्या बन गया, ये 1 + 2 + k, यही है ना।
सिर्फ n की जगह k पुट करा है मैंने और कुछ भी नहीं करा है। तो ये जो है ये 1 + 2 + 3 + डॉट 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 k, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 k। यस यू आर राइट। यहाँ पर इस वाली चीज़ की जगह आपको ये वाली चीज़ को जो है सब अब सब्सटीट्यूट करना है। हर सम का सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आप डेफिनेटली कि मैथमेटिकल इंडक्शन का हर एक सम सॉल्व कर सकते हो। यही स्टेप फॉलो करना है। स्टार्टिंग में मे बी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा बट आपको बाद में बहुत इजी लगेगा। जैसे कि ये आपको स्टेप 1 में मिल गया क्या, k ऑफ k + 1/2 एंड ये जो चीज़ है ये आपकी एज इट इज़ रहेगी यहाँ पर k + 1। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, ये इसका 2 है। ठीक है, RHS वाले का 2 है। डोंट बी कंफ्यूज्ड देयर इटसेल्फ। अब मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो मैं सिर्फ ये 2 को इधर लेके जा सकती हूँ, है ना। तो अगर मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो k² + k मिलेगा, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2k + 2 मिलेगा डेफिनेटली, और नीचे 2 एज इट इज रह जाएगा। तो मेरे LHS की वैल्यू मुझे मिल जाएगी k² + k + 2k मिल जाएगी 3k, प्लस ये मिल जाएगी 2 एंड डिवाइड बाई 2। सो इसको याद रख लो भाई, LHS मिल गया। RHS क्या है आपका, RHS देखो आपका ये वाला पार्ट है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझने में देखो, k + 1 और फिर ब्रैकेट में k + 1 + 1, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट डिवाइड बाय 2, है ना। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, देखो k + 1 + 1 क्या हो जाएगा, बेसिकली ये k + 2 हो जाएगा, है ना। k + 2 हो जाएगा तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ k + 1 k + 2/2, है ना। k + 1 k + 2/2 लिख सकती हूँ। अब आपको सिंपली क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या मिलेगा, k² + 2k + k + 2 मिल जाएगा ना। इतना तो मल्टीप्लीकेशन सबको आता है। डिवाइड बाय 2 एंड इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो मिल जाएगा k² + 3k + 2/2। कैन यू इमेजिन LHS = RHS? यस डेफिनेटली। तो LHS = RHS मिल गया। इसका मतलब जो स्टेटमेंट हमें दिया था दैट इज P of k + 1 इज ऑल्सो ट्रू। दैट इज नथिंग। Okay, so this is the first question and this is the only procedure which you have to follow for your mathematical induction sums. ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। चलो जल्दी से सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, जल्दी से इसको भी सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन देख के मेजरली सारे बच्चे जो है ना थोड़ा सा डर जाते हैं कि इसको अब कैसे करना होगा, बट प्लीज सुन लेना मेरी बात, आपको बहुत ज़्यादा सिंपल जाएगा ये क्वेश्चन। सिर्फ वही स्टेप्स फॉलो करो जो कि मैंने बताया। तो प्लीज़ अब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा पॉज लेके इसको सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट एंड आई विल ऑल्सो सॉल्व इट फॉर यू, बट प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। सबसे पहले आपको करना क्या है इसके अंदर, सबसे पहले आपको वही चीज स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, थोड़ा सा जल्दी करूंगी लेकिन अब आपको समझ लेना है। ठीक है, स्टेप 1 में लिखना है आपको बेसिस ऑफ इंडक्शन। बेसिस ऑफ इंडक्शन में मैं क्या करती हूँ, मैं बेसिस ऑफ इंडक्शन में n को 1 कंसिडर करती हूँ। आप चाहो तो एक स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हो, P of n इज इक्वल टू ये पूरी की पूरी वैल्यू P of n, क्योंकि मैं इसको कंसिडर कर रही हूँ, लेकिन n = 1 कंसिडर किया तो P of 1 मेरा क्या बन जाएगा, आई विल नॉट कंसिडर यार दिस न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, क्योंकि इनमें n है ही नहीं ना, जाहिर सी बात है इनमें n है ही नहीं, तो मैं उनसे क्या करूँ, सिंपली मुझे ये कंसिडर करना होगा। तो देखो 1 क्या है, 3 है, n की जगह मैं 1 कंसिडर करूँ, 3 1 जा क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, माइनस यहाँ पर ये 2 आ जाएगा, है ना। समझ में आया। अब देखो 3 × n 1 हो जाएगा एंड यहाँ पर आएगा 3 + 1, है ना। इसके बाद यहाँ पर मैं पुट करूंगी 1, तो n की जगह 1 पुट किया, यहाँ पर 3 × 1 3 हो गया +1। तो ये आ गया मेरी क्या वैल्यू, P of n की। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे क्या आएगा, 1/3 - 2 होता है 1, 3 + 1 होता है 4, यहाँ पर 1/3 + 1 होता है 4। हो गया ना, सेम तो हो गया, 1/4 = 1/4। तो यहाँ पर आपको लिखना है LHS = RHS, therefore P of n is true। ठीक है, पहला हो गया सॉल्व, ये है स्टेप 1। अब आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 के अंदर हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस सिंपली आपको क्या करना है, n को k कंसिडर करना है एंड आपको P of k लिखना है। P of k कैसे लिखोगे, अब यहाँ पर आप लिख सकते हो पूरा का पूरा, क्योंकि आपको आगे जो है वो आपको समझने में इजी जाता है। फिर 1.4 + 1/4.7 + 1/7.10 प्लस डॉट 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 प्लस 1/3, n की जगह k कंसिडर करना है, 3k - 2 3k + 1,
विच इज इक्वल टू k अपॉन 3k+1। तो ये हो गई आपकी इसकी वैल्यू। एंड जस्ट आपको यहाँ पर एक ही चीज लिखनी है, एज p ऑफ n इज ट्रू, p ऑफ k इज ऑल्सो ट्रू, p ऑफ k इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अब स्टेप 3 पे आ जाते हैं, जो कि मेन स्टेप है। स्टेप 3 है इंडक्शन वाला स्टेप, है ना, इंडक्शन वाला स्टेप। तो इसमें आपको कंसिडर करना है लेट n इक्वल टू k+1। एंड k+1 आप कैसे कंसिडर करोगे, p यहाँ पर लिख लो, मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है, n इक्वल टू k+1, है ना। तो p ऑफ k+1, p ऑफ k+1 को आप कैसे कंसिडर करोगे, देखो सिंपली आपको क्या लिख लेना है, पहले तो पूरा जो स्टेटमेंट है वो लिख लेना है, 1/1.4 प्लस 1/4.7 प्लस 1/7.10 प्लस डॉट 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 प्लस। अब यहाँ पर क्या है, 1/3n-2 3n+1। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको कंसीडर करनी है k की वैल्यू, है ना। तो पहले आप प्लस करके यहाँ पर लिखोगे 3k-2, जो कि आपने पहले कंसीडर किया 3k+1, ठीक है। उसके बाद आपको प्लस करना है एंड अब k की जगह आपको k+1 लेना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर आपको लिखना है 3k+1-2 3k+1+1, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, नथिंग बट योर LHS वैल्यू इज इक्वल टू RHS वैल्यू। लिखूं मैं यहाँ पे RHS वैल्यू, अगर मैं लिखूंगी तो मेरे पास यहाँ पर सिर्फ देखो, जैसे मैंने बोला LHS में ही ये वाली आपको एडजस्टमेंट करनी है। RHS के अंदर आपको n को k+1 डायरेक्टली पुट करना है, 3 ऑफ k+1+1, ठीक है। सो दिस इज नाउ LHS, दिस इज व्हाट योर RHS। तो बस अब LHS को RHS प्रूफ करना है, हो जाएगा आपका सॉल्व, है ना। चलो LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, LHS है आपका, देखो यहाँ पर, अब देखो मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्टेटमेंट है ना, 1/3k-2 3k+1, यहाँ तक का पूरा स्टेटमेंट आपका क्या है, k/3k+1। अब समझ में आया स्टेप 2 की वैल्यू क्यों है ना, स्टेप 2 की वैल्यू क्यों है। तो k/3k+1 लिया, प्लस करके अब आपको ये जो है इसको लिख लेना है सिंप्लीफाई करके। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, 3 ऑफ k+1-2, यानी कि 3k प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 3k+3-2। लिखूँ मैं 3k+3-2, है ना। यहाँ पर ये आएगा एंड यहाँ पर क्या आएगा, 3k+3+1, है ना, यही आएगा। और यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, k/3k+1 प्लस 1/3k+1, ठीक है ना। 3 - 2 1 हो गया, 3k 3+1 4 हो गया, 3k+4, है ना। समझ में आ गया इतना। अब इसमें आप आगे क्या कर सकते हो, आप इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 1/3k+1 कॉमन ले सकती हूँ, 1/3k+1 कॉमन ले सकती हूँ, है ना। अब इसमें यहाँ पर जो है k बचता है, प्लस यहाँ पर बचता है 3 ऑफ k+4, ठीक है। अब इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दूं, 1/3k+1, है ना। यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 3k² प्लस 4k+1 बचेगा, नीचे बचेगा 3k+4, है ना, 3k+4। इसको आप क्वाड्रेटिक से सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक से सब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका 3k² प्लस 4k+1 का आपको मिलेगा, देखो इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूं, आपको ऊपर मिलेगा 3k+1 और k+1, ठीक है। तो सिंपली बाय क्वाड्रेटिक एंड नीचे आपको 3k+4 मिल जाएगा। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये वाले इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा, तो ये सिंपली मेरा हो गया कैंसिल, मेरा हो गया कैंसिल। एंड अब इसके बाद अगर मैं इसको लिखूं तो मेरे पास मिल रहा है k+1/3k+1, सिर्फ यही बच रहा है। एंड यस, दिस इज व्हाट योर LHS, दिस इज व्हाट योर LHS। अब RHS देख लेते हैं, ठीक है, RHS देख लेते हैं। RHS में हमारे पास क्या है, k+1/3k, 3k+1 जो है वो ब्रैकेट में है +1, तो देखो यहाँ पर आएगा k+1 अपन इसको अंदर मल्टीप्लाई करो 3k+3+1 एज इट इज, हो गया सॉल्व, k+1/3k+4 हो गया RHS। तो दिस इज नथिंग बट LHS इक्वल टू RHS एंड द लाइन विच यू हैव टू राइट दैट p ऑफ k+1 इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। सो आई होप यू ऑल हैव वेल अंडरस्टूड दिस सेकेंड वाला क्वेश्चन ऑल्सो। एक और थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं विच इज थोड़ा सा इसमें आपको लॉजिक एक्स्ट्रा लगेगा, तो इसको मैं यूं ही ले रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि पैटर्न, है ना, किस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जा सकते हैं, है ना, पूछे जा सकते हैं।
तो देखो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, पहले हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो कैसा था, से 1 + 2 + 3 ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं था, है ना। अब आपको ऐसे क्यूब में पूछ लिया है, अब आपको स्क्वायर में भी पूछा जा सकता है ना, स्क्वायर में भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा लेकिन ईजी है। चलो करते हैं। अब आई एम टायर्ड, चलो कोई बात नहीं। स्टेप 1, बेसिस ऑफ इंडक्शन। बाय होप आपको फ्लो ऑफ सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, है ना। पी ऑफ एन हमें पता ही है, तो आप यहाँ पर एक सेंटेंस लिख सकते हो, पी ऑफ एन इज इक्वल टू द क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर लेट करना है एन इक्वल टू 1। जैसे मैंने बोला इतना पार्ट आप कर सकते हो इग्नोर, यहाँ से एन क्यूब यानी कि 1 का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर से भी इतना पार्ट आप इग्नोर कर सकते हो जितना भी नंबरिंग का है, एंड डायरेक्टली आप लिख सकते हो एन का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो 1 का क्यूब हो 1 का स्क्वायर हो, होता 1 ही है ना। LHS इक्वल टू RHS हो गया, इसका मतलब P ऑफ 1 इज ट्रू हो गया, P ऑफ 1 इज ट्रू हो गया, है ना। अब स्टेप टू यानी कि हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के अंदर आपको n को कंसीडर करना होता है, k। तो n को k कंसीडर करोगे तो सिंपली पूरा फॉर्मूला लिख दो, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + डॉट 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 प्लस n क्यूब इज इक्वल टू 1 + 2 + डॉट 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 प्लस k का होल स्क्वायर, ठीक है, k का होल स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट, और देखो यहाँ पर लिखना है k। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 जो कि मेन स्टेप है हमारा, उस पर आ जाते हैं, जो कि है हमारा इंडक्शन। इंडक्शन में आपको n को कंसिडर करना है k + 1। तो सिंपली वही वाला स्टेप फॉलो कर लेते हैं। क्या होगा, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, है ना। ऊपर देखते चलो क्वेश्चन में, प्लस अब जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले आपको लिखना होगा जो कि k है ना। तो प्लस k क्यूब आप पहले लिखोगे, प्लस आपका जो k + 1 है वो यहाँ पर आप लिखोगे k + 1 का क्यूब, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वापस से एक ऐसी वैल्यू है 1 + 2 + डॉट 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 प्लस, अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही बार लेना है, दैट इज k + 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो प्रॉपर्टी ऑफ नंबर सीरीज पता है, प्रॉपर्टी ऑफ नंबर सीरीज कैसे सॉल्व करना होगा इसको, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा आप सोचोगे ना तभी आपको समझ में आ जाएगा कि लॉजिक कैसे बिल्ड करना है हमें। ओके, तो देखो यहाँ पर आपको ये, अगर मैं देखूँ ये पूरा मैं देखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 + 2 + डॉट 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 प्लस k, है ना। इसका मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका मैं लिख सकती हूँ क्यूब, है ना। क्यूब लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, बताओ, क्यूब आएगा या स्क्वायर आएगा, सोचो, थोड़ा सा सोचो। अगर मैं इसको लिखूँ 1 + 2 + डॉट 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 k, तो आई कैन राइट इट एज स्क्वायर, प्लस ये k + 1 का होल क्यूब एज इट इज इक्वल टू 1 + 2 + डॉट 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 प्लस k + 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मैंने इसको देखो सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लेकर आ रही हूँ क्योंकि मुझे 1 + 2 + 1 + 2 ऐसे लाना है यहाँ पे। तो अगर मैं इस पूरे को k कंसिडर करूँ, इस पूरे को k कंसिडर करूँ तो मुझे मिलेगा k², ये एज इट इज आ जाएगा k + 1 का क्यूब, है ना, विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा k + 1 का स्क्वायर, है ना। k + 1 का स्क्वायर नहीं आ जाएगा। अब देखो, अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको लगानी है प्रॉपर्टी ऑफ नंबर सीरीज। ये नहीं समझ में आया ना, छोड़ दो, प्रॉपर्टी ऑफ नंबर सीरीज। अब आपको समझेगा कि प्रॉपर्टी ऑफ नंबर सीरीज क्या है। देखो 1 + 2 + डॉट 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 प्लस k विच इज इक्वल टू k ऑफ k + 1/2। यस, दिस इज द प्रॉपर्टी, है ना। एंड यही हमने प्रूव भी करी थी, आई नो, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो बस आपको क्या करना है, यही वाली प्रॉपर्टी को यूज करना है, एंड दिस इज द थिंग व्हाई आई हैव रिड्यूस्ड दिस थिंग इनटू 1 + 2 + 1 वाली। ओके, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना होगा, अब देखो ये आप बोलोगे कि ये कहाँ से आ गया, है ना। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ से आ गया, तो भाई देखो ऊपर 1 + 2 + 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब इज डॉट 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 प्लस k क्यूब, ये क्या चीज है, ये पूरी क्या चीज है ना, ये स्टेप 2 ही तो है ना। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि थोड़ा सा सोचो। देखो 1 + 2 + दिस, ये आपको यहाँ पे मिल गया। अब ये जो k + 1 का क्यूब है ये एज इट इज, एंड ये एज इट इज, है ना, एज इट इज। अब आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी मिल गई, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने के बाद आप इसको कैसे लिखोगे,
ये जो है ना ये वाला स्टेटमेंट, इसको कैसे लिखोगे? देखो के है, इसमें पावर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो यहाँ पर सबकी के की वैल्यू 1 हो गई, के की जो पावर है वो 1 हो गई। अब अगर ये यहाँ पर स्क्वायर होता तो यहाँ पे हर जगह स्क्वायर होता, के की जगह है ना, के का जो भी है हर चीज में स्क्वायर में होता। तो देखो वैसे ही अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो इसको मैं कैसे लिख पाऊंगी इसके फॉर्मेट में? के स्क्वायर, के प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का भी स्क्वायर, जितने भी टर्म्स है सबका स्क्वायर होगा, है ना। अब यहाँ पर ये चीज एज इट इज है, के प्लस 1 का क्यूब विच इज इक्वल टू, अब ये जो है ये भी क्या है, अब देखो इसमें के प्लस 1 यूज हुआ है, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, के प्लस 1 यूज हुआ है। तो अभी फॉर द टाइम मैं क्या करती हूँ, मैं इसको के प्लस 1 है ना, ओके आई विल राइट इट, ठीक है, अभी के लिए इसको रहने देते हैं, प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इसका। सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं एंड देन वी विल गो टू RHS, ठीक है। LHS हमारी क्या है, LHS अब हमारी ये बन चुकी है, दैट इज के स्क्वायर, के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर मैं 4 लिख दूं डायरेक्ट। अब यहाँ पर आएगा के प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, हो गया। ये है LHS, इसको मैं सॉल्व करूं तो मुझे देखो के स्क्वायर, एंड इसको पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व कर लूं तो के प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2, एम आई राइट। देन यहाँ पर होता है 4, है ना, प्लस के प्लस 1 का होल क्यूब कितना होता है, नीचे लिख दूं, उसके बाद मैं आगे चली जाऊंगी, ठीक है। के प्लस 1 का क्यूब क्या होता है, के प्लस 1 का होता है यार क्यू क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, है ना। तो ये हो गया क्या, इसके बाद की स्टेप। अब मैं यहाँ पर अगेन यहाँ पे लाइन मार देती हूँ एंड देन आपको समझ में आ जाएगा। चलो ये है, अभी तक LHS इतना सॉल्व हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, क्या मिल जाएगा, के स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई k⁴ प्लस के स्क्वायर इंटू 2k, 2k क्यूब, है ना, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2k स्क्वायर, है ना, 2k स्क्वायर में आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, 2k स्क्वायर हो गया, अब डिवाइडेड बाय 4 है ये, है ना, ये पूरी की पूरी टर्म डिवाइडेड बाय 4 है, प्लस डिवाइडेड बाय 4, इसका आएगा यहाँ पर के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, ये 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब देखो एक मिनट, मैंने यहाँ पे क्या किया है, के स्क्वायर प्लस 2k किसका है, ये के प्लस 1 का, यहाँ पर 1 आएगा, आई नो यहाँ पर आएगा 1, ठीक है, यहाँ पर आएगा 1, ओके। ये हो गया 1 का स्क्वायर। अब सिंपली आपको 4 को जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। ओके मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया यार, चलो कोई बात नहीं, आप समझ लो ना, वाइट पेजेस, ओके कोई बात। यहाँ पर ये हो गया। अब इसको मैं यहाँ ही लिख देती हूँ बिकॉज आई हैव टू शेयर विथ यू ऑल गाइज, प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, यही वाले नोट्स मिलेंगे, दैट इज़ नॉट द थिंग, ये वाले भी मिलेंगे। एंड जो मेरी बुक में देखो, यही सम मेरी बुक में भी सॉल्व्ड है ना, यही सम मेरी बुक में भी सॉल्व्ड है, यही वाला सम है ना। तो ऐसे बहुत सारे सम्स हैं, देखो ये वाला भी सम है, अगर आपको लेना हो सॉल्व करने के लिए तो आप ले सकते हो। देन ये वाला भी सम है ना। आप देखो ये सबका सोल्यूशन है, सबके सोल्यूशन है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा इफ़ यू विल परचेज दैट नोट्स, ओके। अदरवाइज दैट इज़ कम्प्लीटली योर पॉइंट कि अगर आपको लेना है या नहीं, ओके। चलो देन यहाँ पर अगर मैं और इसको सिंप्लीफाई करूं तो मुझे मिलता है k⁴ प्लस 6k क्यूब प्लस 13k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12k प्लस 4k। देखो मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। एक स्टेप जो बीच में की है वो आप सॉल्व कर लो, ये है आपका फर्स्ट थिंग, ठीक है, LHS। अब मैं RHS पे आती हूँ। RHS क्या है मेरी, देखो RHS मैंने यहाँ पर छोड़ दी थी, है ना, 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, अब आपको लिखना है k प्लस 1, है ना, k प्लस 1 लिखना है सबको। तो अब इसको कैसे लिखोगे, इसको आप कंसिडर करोगे, जो यहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर्टी दी, ये जो प्रॉपर्टी है इसको ध्यान में रखो, बहुत ज़्यादा स्टार वाली प्रॉपर्टी है। इसमें ही यहाँ पर k है, इसमें सिर्फ यहाँ पर क्या है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, k प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ जो k है इसकी जगह k प्लस 1 कंसिडर करके ये पूरा फॉर्मूला एज इट इज लिखोगे। कैसे आएगा, देखो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आएगा, ये k है ना तो k प्लस 1, यहाँ पर k है ना तो k प्लस 1 इन ब्रैकेट ले लो और ये वाला प्लस 1 एज इट इज, और ये पूरा डिवाइडेड बाय 2।
तो क्या आ जाएगा, देखो ये k+1 है ना। अब देखो ये पूरे का स्क्वायर है ना, तो हर चीज का स्क्वायर भी हो जाएगा, स्क्वायर भी हो जाएगा। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू कंसिडर। ओके, सो दिस इज द, अब इसका स्क्वायर ले लोगे तो आप क्या मिलेगा, k² + 2k+1। अब आपकी ड्यूटी है इसको सॉल्व करना, यू विल डेफिनेटली गेट दिस सेम सोल्यूशन, ठीक है, k² + 4k+4 एंड आप सॉल्व करो एंड यू विल गेट LHS = RHS एंड यू हैव टू शो P of k+1 is true, ठीक है। तो प्लीज डू समथिंग वर्क बाय योर ओन एंड ये कैलकुलेशन खुद करना, एंड इफ आंसर कम्स please don't forget to tell me in comment section, and that is how your mathematical induction is completed. If you want many questions, many type of questions, देखो ऐसा भी एक टाइप का क्वेश्चन है जो कि मैंने सॉल्व किया हुआ है बुक के अंदर, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको जो भी सारे क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस है, आई हैव सॉल्व्ड इन माय नोटबुक, यू विल गेट ऑल दीज नोट्स इन नोट्स ग्रुप। ओके, ऑफ कोर्स। तो आपको प्लीज जल्दी से गूगल फॉर्म फिल कर दो एंड यू विल गेट ऑल दोज नोट्स। नाउ गोइंग टूवर्ड्स प्रपोजिशन, ठीक है। अब मैं मेरे नोट से थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ क्योंकि ये बेसिक थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी चीजें हैं। सो यू विल गेट ऑल दिस हियर। तो प्रपोजिशन एंड कौन सा टॉपिक बचा है, देखो ट्रूथ टेबल सबको आता है, ट्रूथ टेबल सबको आता है, प्रेडिक्शन, क्वांटिफिकेशन एंड लॉज ऑफ लॉजिक, बहुत ठीक है। 3-4 टॉपिक मैक्सिमम बचे हुए हैं। विल ट्राई टू वाइंड अप इन वेरी शॉर्ट टाइम क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आई विल एक्सप्लेन यू। दिस इज प्रपोजिशन, ठीक है। ये क्या है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच मे बी ट्रू और फॉल्स, यानी कि ट्रू भी हो सकता है, कोई भी स्टेटमेंट मे बी ट्रू मे बी फॉल्स। आई एम एक्सप्लेनिंग यू DM, this is true statement, so this is what a proposition. I am explaining you CG. To the current point of time I am not explaining you CG, but that is a statement and that is false, so that is also proposition. I hope it is making sense and I am clear to all of you. Example देखो, 4 + 2 is 6. This is a true statement, so that is your proposition. P, Smita is in the class. Maybe she is in the class, maybe she is not in the class, but it is a proposition. ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोजिशन। P से डिनोट किया जाता है इसको। ओके, अब देखो, अब आ जाते हैं टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, इन सब चीज़ों पे। प्रपोजिशन जो है इसके क्वेश्चन अभी देखेंगे। तो ये देखो, टोटोलॉजी में क्या होता है, टोटोलॉजी में क्या होता है, अभी के लिए ये थोड़ा सा याद रख लो, इसके बाद डायरेक्टली हम इनके सम्स करने वाले हैं। टोटोलॉजी ऑफ कोर्स सबको पता है, इफ ऑल सर्कमस्टेंसेस आर ट्रू देन इट इज टोटोलॉजी। हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, डेफिनेटली अभी भी बनाने वाले हैं। तो लास्ट वाला जो रिजल्ट का कॉलम है, इफ ऑल द सर्कमस्टेंसेस कम टू ट्रू देन इट इज टोटोलॉजी। Am I right? Then contradiction की बात करें तो वही चीज, all circumstances are false then it is contradiction। हम ये हर चीज में, हर सब्जेक्ट में पढ़ते आ रहे हैं, so I don't think so I have to explain it more। Okay, तो ट्रू को हम 1 भी कंसिडर कर सकते हैं, फॉल्स को 0 भी कंसिडर कर सकते हैं। करेक्ट। अब लॉजिकल कनेक्शंस। ओके, तो लॉजिकल कनेक्शंस के अंदर अगर हम बात करें, सो नेगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, दीज ऑल 5 थिंग्स आर देयर, है ना, विच आर देयर। सो आप इसको लॉजिकल वर्ड होता है इसका नॉट, एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। तो सिंपली इनका सिंबल ये है एंड इनको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अभी इनका ट्रूथ टेबल वगैरह की सबकी बात होगी, ठीक है। चलो अब देखो, अब जो हमारा है प्रपोजिशन, इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। प्रपोजिशन, हमें कोई प्रपोजिशन दिया होता है, P से डिनोट करते हैं, तो हमेशा समझ जाना P से है तो प्रपोजिशन है। देखो, पेरिस इज इन फ्रांस, ये आपको प्रपोजिशन दिया है एंड आपको बोला है उसका नेगेशन करो, आपको बोला है इसका नेगेशन करो। तो आप कैसे करोगे, सिंपली नेगेशन ऑफ P, एंड आपको सिंपली इसको स्टेटमेंट में लिख देना है, भाई वही सब चीज़ें व्हाट वी हैव डन इन आवर लोअर क्लासेस, ठीक है। जस्ट डू रिवीजन ऑफ इट, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रही हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स टाइम वेस्ट होगा। तो देखो, पेरिस इज इन फ्रांस, तो आप इसको क्या लिखोगे, नेगेशन करोगे तो पेरिस इज नॉट इन फ्रांस, है ना। बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो बस यही है प्रपोजिशन एंड यही एग्जाम में भी आ जाता है। देन हियर इज योर P वेर इट इज गिवन, आई एम गोइंग फॉर वॉक, आई एम गोइंग फॉर वॉक, इसका नेगेशन ले तो आई एम नॉट गोइंग फॉर वॉक, दैट इज द थिंग। ट्रूथ टेबल क्या आती है नेगेशन की, ट्रूथ टेबल ऑफ नेगेशन P, नेगेशन P, तो ट्रू का आएगा नेगेशन फॉल्स और फॉल्स आएगा ट्रू। वैसे अब कंजंक्शन यानी कि एंड होता है, एंड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, है ना, एंड को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो अब इसका कैसे लिखेंगे, देखो P है आपका सन इज शाइनिंग,
क्यू है आपका बर्ड्स आर सिंगिंग। तो दो प्रोपोजिशन आपको दिए हुए हैं एंड आपको बोला है कंजंक्शन यूज करो। तो सन इज शाइनिंग, बर्ड्स आर सिंगिंग, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो स्टेटमेंट फॉर्मेट में? सन इज शाइनिंग एंड बर्ड्स आर सिंगिंग, क्योंकि आपने एंड को यूज किया है। ओके, देन अब इसको अगर आपको और एक दिया हो आर, मून इज इन द स्काई, तो आप इसको भी इसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो, है ना। तो मून इज इन द स्काई एंड बर्ड्स आर नॉट सिंगिंग, ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको नेगेशन अप्लाई करना है फॉर क्यू। सो क्वेश्चन मे बी इन एनी फॉर्मेट, आई एम जस्ट टेलिंग यू द थिंग्स। ओके, एंड अगर आपको इसका ट्रूथ टेबल बनाना है तो आर एंड नेगेशन क्यू, अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन आया है तो आप बना सकते हो। Then coming here, ट्रांसलेट फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, सो डोंट टेक इट कैजुअल। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। आपको क्या स्टेटमेंट दिया है? जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। तो आपको पहले सबसे पहले इनको प्रोपोजिशंस के अंदर कन्वर्ट करना होगा, देन इनका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना होगा। कैसे लिखोगे? पहले जैक एंड जिल, यानी कि आपको समझ में आ गया कौन सा कनेक्टर यूज किया है, एंड यूज किया है। तो पहले आप लिख सकते हो, पहला स्टेटमेंट है जैक वेंट अप द हिल, सेकेंड है जिल वेंट अप द हिल। तो पी क्यू, अब ये किससे जुड़े हुए हैं? कनेक्ट किससे हुए? एंड से। तो जे सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा पी एंड क्यू। ओके, वैसे ही देखो, जय इज पुअर बट हैप्पी। बट का मतलब बट या बट एंड ये सब आ जाते हैं आपके आपके कंजंक्शन के अंदर ही, ठीक है, ये वाले सिंबल के अंदर ही। तो पी जय इज पुअर, आप इसको एक स्टेटमेंट प्रोपोजिशन बना दो, एंड जय इज हैप्पी, इसको आप अलग प्रोपोजिशन बना दो। तो सिंबॉलिक फॉर्म में दिस विल बी दिस, ठीक है। एंड डिसजंक्शन, डिसजंक्शन यानी कि होता है और, यानी कि होता है और जिसको आप डिनोट करते हो ऐसे, है ना। तो P और Q, देखो मैंने डिसजंक्शन का आपको बताया अभी, ये है डिसजंक्शन का, डिसजंक्शन सॉरी कंजंक्शन, एंड दिस इज व्हाट योर डिसजंक्शन, ठीक है। तो कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन यानी कि आप कैसे बनाते हो इसका ट्रूथ टेबल? देखो पी क्यू, पी एंड क्यू, यानी कि आपने अपना ले लिया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो पी एंड क्यू कब होता है? जब दोनों ट्रू हो तभी ट्रू होता है, बाकी सब केस में फॉल्स होता है। तो आपको ये सब याद कर लेना है। डिसजंक्शन में क्या होता है? जब दोनों फॉल्स हैं तभी फॉल्स होता है, बाकी हर टाइम ट्रू होता है। सो दिस इज द थिंग। आप ऐसे लिख सकते हो, देखो अलग अलग आप प्रोपोजिशन दिए होंगे एंड यू हैव टू राइट इट इन व्हाट योर फॉर्मेट ऑफ इट, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत एक्सप्लेनेशन भी दिया है स्टेटमेंट्स वगैरह से मैंने, तो आपको सब नोट्स में मिल जाएगा। कंडीशनल में वही है, पी कंडीशनल क्यू, है ना, पी देन इफ, पी देन क्यू, तो ये होता है। इंपॉर्टेंट है, देखो कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव हमने ये यूज़ किया हुआ है, राइट। थोड़ा सा हम भूल जाते हैं, फॉर योर रिविजन देखो ये आता है पी और क्यू, ये है कंडीशनल। क्यू देखो पी इम्प्लाइज क्यू, है ना, दिस इज कंडीशनल स्टेटमेंट। तो क्यू इम्प्लाइज पी, इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाता है? कन्वर्स हो जाता है इसका। अब ये जो स्टेटमेंट है इसका ही दोनों का नेगेशन ले लो तो दैट विल बी इनवर्स। अब इसको उल्टा करके नेगेशन ले लो, दैट विल बी कॉन्ट्रापॉजिटिव, ठीक है। बस इसी के ऊपर आपको स्टेटमेंट भी आ जाते हैं। बाय कंडीशनल में ट्रूथ टेबल कैसे बनती है? जब दोनों भी सेम हो, जैसे कि ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। मैंने कंडीशनल का बताया आपको। कंडीशनल में कैसा होता है? कंडीशनल में सिर्फ ट्रू फॉल्स हुआ तभी फॉल्स होता है, बाकी सब जगह ट्रू होता है ना। सारे एग्जाम्पल्स वगैरह गिवन है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे अब ये एग्जाम्पल्स आपके लिए लेने पड़ेंगे। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा सिंपल एग्जाम्पल्स हैं एंड यू विल गेट ऑल, एंड आप कर भी लोगे। सो चलिए ये तो स्किप करते हैं क्योंकि आपको सिर्फ यही आता है सिंबॉलिक फॉर्म में करना। अदरवाइज ऐसे देखो सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन होगा, आपको करना होगा स्टेटमेंट फॉर्मेट में। तो जब आपको कनेक्टर्स पता होंगे तो आप कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल भी आपको एग्जाम में आता है। बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें आई नो आई एम टेलिंग यू, बट एग्जाम्स में आती हैं तो आई हैव टू टेल। तो चलो ट्रूथ टेबल मैं अभी आपके साथ डिज़ाइन करती हूँ एंड सबका एक बार आपको बता दूंगी ना, तो जो भी चीज़ें आपके माइंड में वो फ्रेश हो जाएंगी। चलो पी क्यू दो मेरे पास है ना, तो मैं इसके लिए एक लिख सकती हूँ ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। देन ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। एंड के केस में मैंने आपको बताया जब ट्रू ट्रू हो तब ट्रू होता है, ट्रू ट्रू हुआ तब ट्रू होगा, बाकी टाइम पे फॉल्स हो जाएगा। पी और क्यू यानी कि और में, यानी कि फॉल्स फॉल्स ही आपका फॉल्स होता है, बाकी हर केस में ट्रू होता है। इसका मतलब ट्रू 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 एंड यहाँ पर फॉल्स। पी इम्प्लाइज क्यू, इम्प्लाइज में मैंने आपको बताया जब ट्रू फॉल्स हो तभी फॉल्स होता है, बाकी हर जगह ट्रू होता है।
बाय कंडीशनल में मैंने आपको बताया जब दोनों भी सेम हो, जैसे कि ट्रू ट्रू तो ट्रू होगा और फॉल्स फॉल्स तो ट्रू होगा, बाकी हर जगह फॉल्स होगा। तो ये है बेसिक आपका टेबल जो कि आपको हमेशा याद रखना है। दो मैं आपको इसमें से एक करके बता देती हूँ, ये कर लेना यार। ट्रू टेबल तो सब कर लेंगे है ना, अब तो बहुत बेसिक है, ये चीज़ आपको आना ही चाहिए, अदरवाइज वाई आर यू स्टडिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, चलो पी क्यू, पी क्यू, इधर नेगेशन भी प्रेजेंट है तो नेगेशन पी। अब नेगेशन पी और क्यू है ना, एंड यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन कंसिडर कर लो, क्या नेगेशन पी और क्यू एंड इम्प्लाइज क्यू। तो देखो दो ही है हमारे पास, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब नेगेशन पी यानी कि क्या, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू है ना, पी का नेगेशन कर दिया हमने। अब ये नेगेशन पी का आपको और करना है क्यू के साथ, और मैंने आपको बताया और जब कब करते हो, जब फॉल्स 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 हो जाता है, सिर्फ इसी चीज में होता है ना, तो जहाँ फॉल्स फॉल्स है वहां पे फॉल्स कर दो, बाकी जगह ट्रू कर दो, है ना बस। अब ये क्या है, ये जो है ये वाला पूरा इसको आपको इम्प्लाइज करना है क्यू के साथ, इसको आपको इसके साथ इम्प्लाइज करना है। तो ट्रू ट्रू का आएगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स का आएगा ट्रू, ट्रू ट्रू का आएगा ट्रू, एंड यहाँ पर भी यहाँ पर क्या आएगा, ट्रू फॉल्स का आएगा फॉल्स, है ना, ट्रू फॉल्स का आता है फॉल्स। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्टेड फॉर दिस, आप इसके लिए कर लेना, है ना, बहुत सिंपल है। एंड आपको अगर ये भी चाहिए ना तो इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, देख लो मैंने कितने सारे सॉल्व किए, ये देखो, है ना, सारे सॉल्व है यार, ये तो सबके पास होने ही चाहिए डेफिनेटली। एंड आपको क्वेश्चन ऐसा भी आता है, देखो ट्रूथ टेबल टू फाइंड इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन। तो आपको टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन फाइंड आउट करना होता है, तो आपको ऐसे लिखना होता है, इट इज टोटोलॉजी एंड ऑल। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इतना परफेक्ट मैनर में नहीं लिखा है, बट आपके लिए क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एवरी स्टूडेंट नोज इट, इसीलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। देखो ये वाला, अब लॉज ऑफ लॉजिक पे आ जाते हैं। हाँ चलो, ये इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ लॉजिक। ठीक है, लॉज ऑफ लॉजिक के लिए आपको ये लॉज आना जरूरी है। ठीक है, तो ये लॉज देख लो। आइडम्पोटेंट लॉ, आइडम्पोटेंट लॉ देखो हमने ये सारे किए हैं है ना पहले भी, लेकिन वो किस मैनर में थे, ए बी यानी कि ए माइनस बी, ये सब के फॉर्मेट में थे। अब हम कनेक्टर्स के फॉर्मेट में पढ़ेंगे एंड और, ठीक है, इनके फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो देखो आइडम्पोटेंट लॉ यानी कि पी और पी, और में क्या होता है, मैंने आपको जो बोला फॉल्स फॉल्स हुआ तो ही फॉल्स होता है, तो इनमें क्या आता है, पी आता है। ठीक है, देन पी एंड पी, तो वो भी पी आता है। दिस इज व्हाट योर आइडम्पोटेंट लॉ। एसोसिएटिव लॉ देखो सब वही चीज़ है, कुछ भी अलग क्या है, ये बस सिर्फ कनेक्टर्स अलग है ना। आपके टॉपिक्स क्लियर हो तो आपको ये सब समझ में आ जाते हैं। एसोसिएटिव लॉ यानी कि पी और क्यू और आर, तो आपको ये ऐसा मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ ये जो ब्रैकेट है ये इधर चला गया है ना। कम्यूटेटिव लॉ यानी कि उल्टा पुल्टा, पी और क्यू, क्यू और पी, पी एंड क्यू, क्यू एंड पी, क्लियर। देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबको पता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि यहाँ पर एंड क्यू, जैसे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, पी एंड क्यू कर दिया एक बार में, और एक बार करके पी एंड आर कर दिया, है ना। इम्प्लीकेशन लॉ याद रखो, पी इम्प्लाइज क्यू को आप लिख सकते हो नेगेशन पी और क्यू, नेगेशन पी और क्यू। आइडेंटिटी लॉ में क्या होता है, पी और अगर आप एफ के साथ करो, पी का और अगर आप एफ के साथ करो तो हमेशा ये पी आता है। पी और ट्रू करो तो ये ट्रू आता है, पी एंड एफ फॉल्स करो तो फॉल्स आता है, एंड पी एंड ट्रू करो तो पी आता है। ये अगर आपको ट्रूथ टेबल अच्छे से समझ में आते होंगे तो ये आपको इजी लगेगा। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा ट्रूथ टेबल एक बार समझने की कोशिश करो, जो भी अभी मैंने आपको बताया बेसिक वाला है ना, एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या होता है, सिंपली यहाँ पर एंड है, यहाँ पर और है, एंड यहाँ पर क्या है, देखो पी एंड पी, पी और पी कॉमन है तो यहाँ पर पी आ जाएगा, बेसिक। कॉम्प्लीमेंट इनवर्स लॉ क्या होता है, देखो कभी कभी हमें इनवर्स में आ जाता है, पी और इनवर्स पी तो ये आता है ट्रू, पी एंड इनवर्स पी तो आता है फॉल्स। नेगेशन ऑफ नेगेशन पी तो पी होता है, नेगेशन ऑफ ट्रू फॉल्स होता है, नेगेशन ऑफ फॉल्स ट्रू होता है। डी मॉर्गन्स लॉ याद रखना, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, इसका मतलब होता है नेगेशन ऑफ पी एज इट इज, ये जो और है ये एंड हो गया, एंड ये नेगेशन क्यू इसके पास भी चला गया। ठीक है ना, नेगेशन पी एंड क्यू, इसका मतलब नेगेशन पी एज इट इज, एंड की जगह और हो जाएगा, एंड ये नेगेशन क्यू के पास भी चला जाएगा, है ना। ये थोड़े से बेसिक और हैं, पी और अगर 1 होता है तो 1 आना चाहिए, पी और 0 होता है तो पी आना चाहिए, पी और नेगेशन पी ये यहाँ पर भी था, है ना, ट्रू की जगह आप 1 भी लिख सकते हो। तो दिस इज द थिंग। ठीक है, तो आपको ये कैसे करना है, देखो अभी मैं जो सॉल्व करने वाली हूँ वो यही वाला है, तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो देखो शो दैट ए और ए बार इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए बार एंड बी विच इज इक्वल टू ए
और बी, है ना। तो आप इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले कंसीडर LHS। LHS में आप क्या लिखोगे, ए और ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, है ना। तो आपको इसमें लॉज लगाने हैं। अब तो आप लॉज कैसे लगाओगे, तो सिंपली यहाँ पर सिर्फ लग सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए और ए बार हो गया, एंड ये एंड इधर आ जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा ए और बी, है ना। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कौन सा वाला लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव वाला लॉ, ठीक है, पूरा लिखना है इसको। उसके बाद ए और ए बार, ये ए और ए बार क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, एक ही मिनट पहले बताया था, ये होता है 1, एंड इसका आएगा एंड और ए और बी। तो ये भी लॉस वाले के सारे कंप्लीट नोट्स यार, नोट्स आपके चैनल पे मिल जाएंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा भी हेसिटेट मत करना एंड जल्दी से गूगल फॉर्म फिल कर दो, यू विल गेट ऑल ऑफ द इम्पॉर्टेंट नोट्स। ओके, चलो यहाँ पर अब आपको मिल जाएगा, ये क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ है, एंड यहाँ पर 1 के साथ अगर एंड करो कोई भी चीज़ तो वही चीज़ हो जाती है, एंड दिस इज व्हाट योर आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, आइडेंटिटी लॉ, एंड दैट इज योर प्रूफ, ठीक है। RHS हो गया, यहाँ पर आप लिख सकते हो LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ, ठीक है। सेकेंड वाला देख लें, ये वाला क्वेश्चन, ए एंड ए बार और बी इज इक्वल टू ए एंड बी, ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है, बस क्या कर दिया, एंड और कर दिया, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, मैं कर दूं। आप क्या करो, इसको आप ये वाला कंसिडर करो, अभी मैं यहाँ पर LHS कंसिडर कर रही हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, ए एंड ए बार, ये और इधर आएगा ए एंड बी, है ना। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए एंड ए बार की वैल्यू 1 आएगी, और ये और के साथ ये आ जाएगा, इसके साथ और करोगे तो ए एंड बी ही आएगा। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये आपका आइडेंटिटी लॉ, सेम फॉलो हुआ है, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। और भी मेरे पास हैं इसके सारे सम्स वगैरह, तो ये भी आप देख सकते हो। ओके, चलो, शो द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज टोटोलॉजी। अब ये जो है टोटोलॉजी है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, तो ट्रूथ टेबल से तो हर कोई कर लेगा इसको, है ना, हर कोई कर लेगा। कैन आई शो यू बाय यूजिंग लॉज, ठीक है, चलो बता देती हूँ। हाँ, इम्प्लीकेशन आपको पहले लगाना होगा क्योंकि यहाँ पर इम्प्लीकेशन है ना। तो सबसे पहले ये जो P और P इम्प्लाइज Q है, P इम्प्लाइज Q के लिए हम लिख सकते हैं नेगेशन P और Q, है ना। तो इसको मैं सिर्फ लिख रही हूँ नेगेशन P और Q, यहाँ पर आएगा एंड ये नेगेशन Q एज इट इज विच इज इक्वल टू यहाँ पर नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P। तो ये हो गया आपका इम्प्लीकेशन लॉ। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इम्प्लीकेशन लॉ लग गया, इसके बाद देखो इम्प्लीकेशन लॉ हमने यहाँ पे लगा दिया, है ना। यहाँ पर ये है एंड यहाँ पर है एंड, है ना, यहाँ पर है एंड। तो अब देखो ये भी पूरा एक इम्प्लीकेशन है, ये भी पूरा एक इम्प्लीकेशन है। इसका मतलब मैं इस पूरे को P इसको Q समझ के इस पूरे का नेगेशन करके इसके साथ एंड कर सकती हूँ, सॉरी और कर सकती हूँ, है ना, कर सकती हूँ ना। तो बस यही करना है आपको, इस पूरे का आपको ले लेना है नेगेशन। तो नेगेशन ऑफ P और Q एंड नेगेशन Q हो जाएगा, इस इम्प्लाइज की जगह और हो जाएगा, और ये नेगेशन P एज इट इज। तो अगेन आपको लिखना है इम्प्लीकेशन लॉ। अब यहाँ पर आपका क्या लगेगा, यहाँ पर अब आपका सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिंपली आप इसको अभी मल्टीप्लाई करने का काम कर लो अंदर, है ना। तो नेगेशन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ P आएगा, है ना, नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ P आ जाएगा, और नेगेशन ऑफ Q एंड Q आ जाएगा, है ना। आई एम राइटिंग करेक्ट, एंड ये एज इट इज होगा। तो ये है आपका क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो, अब इसके बाद यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर देखो नेगेशन Q एंड सॉरी नेगेशन Q है ये एंड नेगेशन P, इस ये तो एज इट इज रहेगा। ये जो है नेगेशन Q एंड Q, ये आप लिख सकते हो फॉल्स, है ना, एंड इसके बाद ये एज इट इज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा लॉ लगा, आइडेंटिटी लॉ लगा, इसको मैं N लिख देती हूँ, आइडेंटिटी लॉ। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, इसको आप फॉल्स के साथ करोगे तो ऑफकोर्स वही रहेगा, है ना। तो नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ P रहेगा, एंड ये और ऑफ नेगेशन P एज इट इज रह गया। इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप सिंपली आपने क्या किया है, जस्ट आपने F के साथ लिया है, अगेन इट इज व्हाट योर आइडेंटिटी लॉ। अब इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पर सिर्फ ये मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो Q आपका इधर आएगा और P आ जाएगा, है ना। आप इसका ये नेगेशन अंदर जाएगा तो, एंड यहाँ पर ये
इसका कॉलम में लिख दूँ एंड यहाँ पर ये एज इट इज, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आप सब लॉज लिखते जाना, ठीक है, हर स्टेप पे। अब देखो, अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर सिंपली मैं क्या कर सकती हूँ यार, सिंपली मैं एसोसिएटिव लॉ लगा सकती हूँ। Q और P और एसोसिएटिव लॉ यानी कि ब्रैकेट, सिर्फ ये ब्रैकेट मैंने इस तरफ लगा दिया, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। तो ये क्या हो सकता है, P और नेगेशन, तो ये हो सकता है यार, हो गया आंसर, P और नेगेशन P यानी कि ट्रू होता है आइडेंटिटी लॉ से। तो ये अब किसी के साथ भी आपका ट्रू ये हो, Q हो, आपका आंसर ट्रू ही आएगा। दैट इज योर टोटोलॉजी, दैट इज प्रूव्ड, ठीक है। तो बस आपको ऐसे ही स्टेप वाइज जाना है, सबके इन तीन दोनों के आप लॉज लिखो जो भी यूज हुए हैं, एंड दैट इज द थिंग। चलो लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम अपने प्रेडिक्शन और क्वांटिफिकेशन के, ठीक है, प्रेडिक्शन एंड क्वांटिफिकेशन। तो मैं आपको अपने नोट से सिखा देती हूँ। चलो, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, ये वाला टॉपिक। प्रेडिक्शन क्या होता है, प्रेडिक्शन देखो, एक्स इज रिच एंड हैप्पी, ये एक प्रेडिक्शन है ना, ट्रू है, फॉल्स है, कुछ भी है। जैसे कि प्रोपोजिशन होता है, प्रोपोजिशन में क्या होता है, ट्रू है या तो फॉल्स है, दोनों भी चीज़ें कोई भी हो हम उसको प्रोपोजिशन बोल सकते हैं। लेकिन प्रेडिक्शन में एक्स इज रिच एंड हैप्पी, एक्स है, अब एक्स क्या है, एक्स हमें पता नहीं है, तो हम एक्स को, हम जब तक हम एक्स को पता नहीं कर सकते तो हम उसको ट्रू है या फॉल्स है वो बता भी नहीं सकते। तो जिसकी वैल्यू ना ट्रू होती है ना फॉल्स होती है उसको हम बोलते हैं प्रेडिक्शन। तो ये जो सेंटेंस है इसको हम P ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो x + 3 = 5, मैंने पहले बोला था 2 + 3 = 5, ये क्या है, ये है प्रोपोजिशन, है ना, प्रोपोजिशन, क्योंकि अब चाहे ये ट्रू हो चाहे ये फॉल्स हो, है तो एक प्रोपोजिशन, एक स्टेटमेंट ही। लेकिन अगर मैं x + 3 = 5 बोलूं तो अब ये बन जाएगा प्रेडिक्शन, ये बन जाएगा प्रेडिक्शन, क्योंकि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है x क्या, एंड आई कांट जज कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर, चलो वैसे ये, एंड जो भी x और y होते हैं, ये x और y ये होते हैं प्रेडिकेट्स, ठीक है। तो यही है बस प्रेडिक्शन। क्वांटिफिकेशन क्या होता है, देखो क्वांटिफिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, तो यूनिवर्सल यानी कि आपको ये वाला सिंबल याद रखना है, और एग्जिस्टेंशियल यानी कि आपको ये वाला सिंबल याद रखना है, ठीक है, जो हम पहले करते आए थे। तो इसका क्या है डेफिनेशन, फॉर ऑल अगर आया आपके स्टेटमेंट में, फॉर ईच आया, फॉर एवरीवन आया, तो इन सब के लिए आपको यूज करना है ये फॉर ऑल वाला। ऑब्जेक्ट पोजेसेस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस, है ना। इसके लिए आप क्या लिख सकते हो स्टेटमेंट, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, एंड इसके लिए आप इसको कैसे डिनोट करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये क्या है, ये क्या है, फॉर ऑल, है ना, इसको हम फॉर ऑल बोलते हैं। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये क्या है अब आपका, ये है आपका प्रेडिक्शन, ठीक है। मैंने दिखाया था ना ऊपर कि ये इसको आप P ऑफ एक्स से डिनोट करते हो, है ना, P ऑफ एक्स से डिनोट करते हो। तो ऑल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, P ऑफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये प्रेडिक्शन जो है ये है, ठीक है, ये हर वैल्यू के लिए, इसका मतलब ये होता है। और अगर सम भी आया तो यू हैव टू यूज दिस, ठीक है। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल जल्दी से, let P of x be the prediction where x is greater than equal to 0 where x is any positive integer, ठीक है, ये एक प्रेडिक्शन दिया हुआ है। तो इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हो, बी द प्रेडिक्ट वेयर एक्स इज ग्रेटर देन 0 वेयर एक्स, अब क्या बोला है, एक्स ग्रेटर देन 0 है एंड एक्स क्या है पॉजिटिव, यानी कि अगर ग्रेटर देन 0 एंड पॉजिटिव है तो ये तो बात सही हो गई है ना। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं फॉर ऑल वैल्यूज, है ना, ऑल वैल्यूज, क्योंकि 0 के बाद तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स जो है, यानी कि ये जो प्रेडिक्शन इन्होंने बोला है इट इज ट्रू। सिंपल, बस इतना ही आपका आंसर है, योर आंसर विल बी करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर देखो नाउ, यहाँ पर फॉलोइंग प्रोपोजिशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, अब सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना है तो फॉर एवरी नंबर ऑफ एक्स देयर इज नंबर वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ऐसा है। फॉर एवरी नंबर ऑफ एक्स देयर इज नंबर ऑफ y, यानी कि x और y दो प्रेडिकेट्स आ गए, विच इज सच दैट, यानी कि इक्वल टू आपको लिख देना है एक्स प्लस 1, बात खत्म, दैट इज योर सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, यहाँ पर देखो ऑल स्टूडेंट्स हैव टेकन अ कोर्स इन कम्युनिकेशन स्किल, तो कम्युनिकेशन स्किल ये आपका एक प्रेडिक्शन हो गया, विच इज इक्वल टू ऑल, क्योंकि ऑल बोला है तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स, सिंपल। एग्जिस्टेंशियल क्या है, इट टेल्स द सम एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट पोजेस द प्रॉपर्टी, यानी कि आपको ये फॉर सम वाला जो आपका सिंबल है ये यूज करना होता है।
तो देखो ये कुछ एग्जांपल्स है जिनमें आप प्रपोजिशन आप ऐसे सिर्फ आपको इतना स्टेटमेंट लिखना होता है. ओके, सो दैट इज योर क्वांटिफायर्स. आई होप समझ में आ गया होगा. बेसिकली आपको समेशन ऑफ एक्स एंड पी ऑफ एक्स के ही कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है. ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख के समझ सकते हो. ओके, एंड देखो यहाँ पर ये है ऐसा, ये कैसे कब यूज किया. देखो, फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स समेशन फॉर सम वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई P of x, y is the predicate. ठीक है, इसको पढ़ना सीखो. There exists a value of x such that for all value of y P of x of y is true. तो आप इसको कैसे लिख सकते हो. सिंपली हमें जो बोला है, हमें ये बोला है, ये जो है ना, इसको सिंपली आप लिखो आप स्टेटमेंट फॉर्मेट में. तो आप सिंपली लिखो क्या, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स. देखो, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट बोल सकते हो, फॉर सम बोल सकते हो, देयर एग्जिस्ट ए वैल्यू ऑफ वाई, है ना, P ऑफ एक्स ऑफ वाई इज ट्रू. बस आपको क्या होना है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना सिंबॉलिक फॉर्म में, इसको आपको स्टेटमेंट के अंदर लिखना है. अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट, लास्ट पार्ट अपने यूनिट का, नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. अगर आपके पास क्वांटिफायर स्टेटमेंट है तो उसका आप नेगेशन कैसे ले सकते हो. तो देखो, फॉर नॉट, हमेशा उसको हम ऐसे ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, फॉर नॉट ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज ऑल्सो ट्रू. लेकिन आपको इंपॉर्टेंट है ये चीज, सिंबॉलिक फॉर्म, है ना. फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स को, फॉर ऑल अगर है तो वो हो जाएगा आपका देयर एग्जिस्ट. ध्यान देना, देयर एग्जिस्ट एक्स. पी ऑफ एक्स अगर है तो वो हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स. वैसे ही अगर इधर देयर एग्जिस्ट होता तो फॉर ऑल एक्स हो जाता, अगर नेगेशन पी ऑफ एक्स होता तो पी ऑफ एक्स हो जाता. सो दैट इज ऑल द थिंग. ये वाला टेबल याद रख लेना. देखो, ये टेबल है स्टेटमेंट एंड ये नेगेशन. देखो, ये तो ये वही है जो मैंने अभी बताया, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया. अब देखो, ये फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर आएगा देयर एग्जिस्ट एक्स एंड ये नेगेशन का हो जाएगा पॉजिटिव. सो दैट इज द थिंग, है ना. कोई आपको लॉजिकल नोटेशंस में भी कभी कभी आ जाता है, तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू लॉजिकल नोटेशन. तो सिंपली फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स हो गया. एंड ये जो है एक्स स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. बस ये आपको कंडीशन लिखनी होती है. ठीक है, तो ये बस और कुछ भी नहीं है, इतना ही है. एंड ये जो है कुछ आपके देखो जैसे नेगेशन है एंड ये सब है, तो ये सब आपको नोट्स के अंदर जो है वो मिल जाएगा. कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सिर्फ देखो सिंबॉलिक फॉर्म, यही सब स्टेटमेंट्स दिए होते हैं एंड सिंबॉलिक फॉर्म के अंदर आपको लिखना होता है और कुछ भी नहीं है. ठीक है, सो चलिए, दैट इज ऑल द थिंग. प्रेडिक्शन क्वांटिफिकेशन भी हो गया. एंड आपको कोई भी डाउट है तो आपको नोट्स में देख के देखो, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसी मैनर में, बहुत सिंपल मैनर में सारे नोट्स बनाए हुए हैं. ओके, एंड दैट इज ऑल फॉर द डे. वीडियो बड़ी हो गई है आई नो, बट आपकी ही कमेंट्स आ रहे थे कि डीएम कंप्लीट करो फर्स्ट यूनिट, तो डीएम का फर्स्ट यूनिट कंप्लीटेड है. फॉर सेकेंड यूनिट ऑल्सो टू बी कंप्लीटेड ऑन दिस चैनल, यू हैव टू कमेंट एंड यू हैव टू शो योर सपोर्ट एंड you have to join the notes group channel, so that I will feel motivated. Okay, so that is all for the day. Any doubt please let me know in comment section all these notes. अब मुझे बता देना जो भी members होंगे कि आपको ये वाले notes भी चाहिए, तो मैं ये भी डाल दूंगी. अदरवाइज सिर्फ हैंड रिटन नोट्स जो है मेरे बुक के वो ही सबमिट आपको अपलोड कर दूंगी, तो आपको एक ही मिल जाएगा. नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. बाकी आपके ऊपर है, आपको दोनों भी चाहिए तो आई कैन अपलोड इट. ओके, एंड मोर देन क्विजेज एंड वीडियोज ऑफ एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रिक्स एंड ऑल विल बी अपलोडेड इन नोट्स चैनल. एंड फॉर एडिशन मैं अभी आपको बता देती हूँ, अगर कोई लोग वीडियो छोड़ के चले गए तो कोई बात नहीं, पोल भी डाल दूंगी. अगर आपको असाइनमेंट जो होते हैं ना आपके, जैसे ऊप्स का हो गया, सीजी का हो गया, डीएम का हो गया, तो इन सब के आपको मतलब सारे सब्जेक्ट्स के आपके जो असाइनमेंट है, एसपीपीयू के असाइनमेंट्स तो सेम ही है ना. तो जैसे कि इनसेम है तो आपको नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो वो जो राइटअप है, अगर आपको वो राइटअप भी चाहिए विथ ऑल आउटपुट एंड ऑल, ताकि आप उसको वही आप कॉपी कर लो एक रात में, जो आप करते हो अपनी राइटअप्स कंप्लीट फाइल्स वगैरह, तो अगर आपको चाहिए तो यू कैन कॉमेंट मी एंड आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड इट दैट इन द नोट्स ग्रुप चैनल. ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर द डे. यही बताना था मुझे. एंड unit 1 is completed. Any of the doubt, maybe the minute of the doubt, please put it in the comment section. I will reply you as soon as possible. And किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर एक्स्ट्रा शॉर्ट वीडियो चाहिए आपको, कोई भी टॉपिक हो अगर आपको नहीं समझाए तो प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक अप अ वीडियो ऑन दैट. ठीक है, एंड बाकी ऑल ऑफ योर डाउट्स आई विल वेलकम एवरी डाउट. एंड प्लीज ज्वाइन कर लेना नोट्स चैनल, ताकि वी विल बी कनेक्टेड इन सम ऑफ द वे. ठीक है, जो भी
मेंबर्स हैं अभी उस ग्रुप के, उनको पता है हाउ वी आर कनेक्टेड, ठीक है। सो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो के लिए। एंड दैट्स इट, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।